हेलो, नमस्कार, वंदकम, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है फिर से आपके अपने ही चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th की फिजिक्स तो पढ़ रहे हैं, बट अब हम चालू कर रहे हैं अपनी पार्ट 2 यानी कि बुक 2 को, वॉल्यूम 2 को, जिसका पहला चैप्टर हमने स्टार्ट किया है और वो क्या है भाई, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। देखो, वैसे आपको मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स पढ़नी है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स पढ़नी है, जिसमें फ्लूइड मैकेनिक्स भी आपको देखना होगा। फिर आप थर्मल प्रॉपर्टीज पढ़ोगे, फिर आपको थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना होगा। कायदे से तो ये सारी चीजें मुझे एक लाइन से पढ़ा देनी चाहिए, बट हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे और छोटे छोटे जो उसके अंदर सब टॉपिक्स हैं उस पर लेक्चर बनाते हुए चलेंगे, ताकि आपको डिटेल में सारी चीजें समझ में आए। हमारी जो पार्ट 1 थी, हमारी जो बुक 1 थी, वो थोड़ा सा न्यूमेरिकल बेस उसमें ज्यादा था, ज्यादा न्यूमेरिकल बेस अपने अंदर वो रखती थी, है ना। उसमें मैकेनिक्स पार्ट ज्यादा था, बट ये जो सेकंड पार्ट है इसमें हमको थोड़ा थ्योरी पार्ट को भी डील करना पड़ेगा, है ना। थ्योरेटिकल पार्ट को भी हमको थोड़ा समझना पड़ेगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, पहले चैप्टर से, जो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स की बात करनी है और सॉलिड के अंदर जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, हमको उन सब चीजों के बारे में बात करनी है। देखो, अभी तक हमने जो बॉडीज देखी वो हमने रिजिड बॉडीज देखी। कैसी बॉडीज देखी? रिजिड बॉडीज है। और हमने आपको बोला कि रिजिड बॉडीज वो बॉडीज होती थी जिसमें अगर आप कोई डिफॉर्मिंग फोर्स लगाओ, कोई फोर्स लगाओ, कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाओ, तो उसके अंदर कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं आता था, कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं आता था। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि भाई मान लीजिए ये कोई बॉडी है, इस बॉडी में एप्लीकेशन ऑफ फोर्स के पहले दो पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस है, मान लो यहां 10 सेंटीमीटर। ठीक, अभी इस पे कोई फोर्स नहीं लगा है, ये एक रिजिड बॉडी है। उसके बाद मैंने इस पर एक फोर्स लगाया F, है ना, और ये अच्छा खासा अमाउंट का फोर्स था, काफी ज्यादा मैग्नीट्यूड था इस फोर्स का। लेकिन इस फोर्स के लगने के बाद भी जो ये ऑब्जेक्ट था आपका, इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो ये डिस्प्ले, इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्प्ले जो दूरी थी वो अभी भी कितनी रही? 10 सेंटीमीटर। मतलब कोई रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट नहीं आया इन दोनों पॉइंट के बीच में फोर्स के एप्लीकेशन के बाद भी। तो हम ये बोल रहे थे कि ये बॉडी डिफॉर्म नहीं हुई। और फोर्स के एप्लीकेशन के बाद जब कोई बॉडी डिफॉर्म नहीं होती है तो आप जानते हैं कि उसको हम क्या बोलते आ रहे थे? रिजिड बॉडी बोलते आ रहे थे। बट आइडियली क्या कोई रिजिड बॉडी एग्जिस्ट करती है हमारी दुनिया में? नहीं। हाँ, नियर टू रिजिड बॉडी हो सकती है ना, नियर टू रिजिड बॉडी हो सकती है, बट आइडियली कोई बॉडी रिजिड हमारे लिए नहीं होती। हम किसी भी बॉडी को किसी भी मैग्नीट्यूड के फोर्स से, अच्छे खासे मैग्नीट्यूड के फोर्स से क्या कर सकते हैं? डिफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा बोलना कि बॉडी एकदम आइडियली रिजिड है, पॉसिबल नहीं है। ये एक हाइपोथेटिकल चीज है जो हम अपनी स्टडीज के लिए यूज करते हैं। आई बात समझ में? हाँ, समझना, ध्यान से समझना। ये जो आप मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स पढ़ रहे हो ना, ये आगे जाके, ये सब आगे जाके आपका एक सब्जेक्ट बनेगा इंजीनियरिंग में। ये चीज आगे जाके आपका एक सब्जेक्ट बनेगा इंजीनियरिंग में, जिसको आप बोलोगे स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल्स। ठीक है, या मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड बोलोगे। क्या बोलोगे? मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। अभी जो आप रिजिड बॉडी में डील कर रहे हो, बाद में जब आप इंजीनियरिंग करोगे, उसमें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स पढ़ोगे, वहां जो भी बॉडी आप लोगे वो सारी की सारी नॉन रिजिड बॉडी होगी, डिफॉर्मेबल बॉडीज होंगी। यहां पर क्या थी? डिफॉर्मेबल बॉडीज नहीं थी, आइडियली रिजिड बॉडी थी। अभी तक हम जो मैकेनिक्स पढ़ रहे थे उसमें। नहीं आई बात समझ में? हाँ सर, अभी नहीं, बात की बात कर रहा हूं। बाद में ये सारी चीजें जो आप पढ़ रहे हो ना, ये क्यों पढ़ाई जा रही है ये मैं बता रहा हूं आपको, कि कल के दिन जब आप सोम पढ़ोगे तो उसके लिए जो बेस बन रहा होगा वो यहीं से बनना चालू हो गया है। देख लो, आप लिख कर ले लो मेरी बात। यही चीज आप वहां जब पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि अरे वाह यार, अच्छा हुआ मैंने 11th में चीज पढ़ ली, आज देखो मुझे कितने अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं इंजीनियरिंग में, अगर आप इंजीनियरिंग के लिए जाते हो तो। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़े और ध्यान से सुनते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम धीरे धीरे चलते हैं आगे, है ना, धीरे धीरे आगे चलेंगे और एक एक टर्म को समझेंगे। चलो, तो पहला टर्म है हमारा डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स। चलो, अभी तो आपने बोला कि कोई बॉडी डिफॉर्म नहीं होती है, आइडियली रिजिड होती है। बाबा, अब हम बात कर रहे हैं ऐसी बॉडीज की जो डिफॉर्म हो रही हैं, या ऐसा एक्सटर्नल फोर्स जो डिफॉर्म करने में हमारी क्या करेगा? मदद करेगा। आइए पढ़ते हैं पहले डेफिनेशन, फिर इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। When force is applied in such a way that the body has no translation motion, but molecules of the body are forced to undergo a change in their relative position. देखो, मैंने आपको बताया था ना, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो रिलेटिव पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी। ए बी बताया था ना, ए और बी के बीच में 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस था, लेकिन आपने जैसे ही फोर्स लगाया, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, उसके कारण क्या हुआ? उनकी रिलेटिव पोजीशन चेंज हो गई। ठीक है, इज कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस फोर्स द बॉडी में अंडरगो अ चेंज इन लेंथ, वॉल्यूम और शेप। डिफॉर्मिंग, नाम ही क्या है? डिफॉर्म करना है। नाम ही क्या है? डिफॉर्मिंग फोर्स। तो उसका काम क्या है ना? उसका काम क्या है भाई? डिफॉर्म करना। ठीक है, रोमियो नाम मेरा
चोरी है काम मेरा, जैसे गाना था ना वैसे ही है कि नाम ही डिफॉर्मिंग फोर्स है तो उसका काम ही क्या है भाई, चीजों को डिफॉर्म करना। आप देख सकते हैं जैसे कि आपके सामने एक जिफ है, यहाँ पर एक प्लेट रखी हुई है, उस पर एक फोर्स लग रहा है, ये कौन सा फोर्स है सर, ये एक्सटर्नल फोर्स है। हाँ, क्या यही डिफॉर्मिंग फोर्स है? हाँ सर एक्सटर्नल फोर्स और डिफॉर्मिंग फोर्स में कोई अंतर है? नहीं। ठीक है, ये देखो ये डिफॉर्मिंग फोर्स है, क्या कर रहा है, इसको डिफॉर्म कर रहा है ना। ये बात अलग है कि जब इस फोर्स को हटाया गया तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ गया, इसको भी कुछ बोलते हैं, ये भी एक प्रॉपर्टी होती है सॉलिड की। ठीक है, हाँ सर। तो डिफॉर्मिंग फोर्स आप समझे कि भाई कल के दिन हम जब भी कोई फोर्स लगाएंगे और फोर्स लगाने के कारण कोई डिफॉर्मेशन आएगा, हो सकता है हमको कोई डिफॉर्मेशन भी कैलकुलेट करना पड़े। अभी तक हम रिजिड बॉडी देख रहे थे, रिजिड बॉडी में डिफॉर्मेशन कंसिडर नहीं कर रहे थे, बट अब हम बॉडीज को डिफॉर्म होते हुए देखेंगे और वो बॉडीज जिस फोर्स के कारण डिफॉर्म होगी उसको हम डिफॉर्मिंग फोर्स बोलेंगे, है ना। और डिफॉर्मेशन कितना आया है, हो सकता है आपको वो भी निकालना पड़े। आप देखो जैसे ये देखो, ये कितनी डिफॉर्म हो गई, ये इतनी डिफॉर्म हुई भाई, देखो आप, ये अपने ओरिजिनल पोजीशन से इतनी पोजीशन तक आई। हाँ सर, तो ये देखो कितना डिफॉर्म हुई सर, ये इतना डिफ्लेक्शन शो कर रही है, इतना डिफॉर्मेशन शो कर रही है, इसको आप डेल्टा से बताओगे। इसके लिए भी आपके पास फॉर्मुलेज होंगे, सब होगा, सब कुछ आपको पता रहेगा, टेंशन वाली बात नहीं है ना। लेकिन अभी हम पहली एंटिटी पढ़ रहे हैं, बहुत छोटी सी यूनिट पढ़ रहे हैं, जो कि क्या है, डिफॉर्मिंग फोर्स। छोटी सी यूनिट मतलब इस टॉपिक की बिल्डिंग यूनिट है। जैसे सेल होता है ना, वैसे ही हमारे इस पूरे टॉपिक की ये बिल्डिंग यूनिट है। ये एकदम छोटी सी एक टर्मिनोलॉजी है जिसको हमें समझना चाहिए। ठीक है, हम समझ गए सर, कुछ भी ऐसा था ही नहीं कि इसमें हमको समझ में ना आए। चलिए, वेरी गुड। फोर्स है, फोर्स की ऐसा यूनिट आपको पता है क्या होने वाली है। फोर्स की ऐसा यूनिट होती है भाई, क्या होती है सर, फोर्स की ऐसा यूनिट होती है भाई न्यूटन, नया टन, क्या है, नया टन, न्यूटन। ठीक है, और इसका डायमेंशन क्या होता है सर, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज LT - 2 सर, तो MLT - 2 सर, MLT - 2 ये डायमेंशन होगा सर। कोई बड़ी बात नहीं है, सारी चीजें हम पहले से जानते थे, है ना। मैंने आपको बोला था थोड़ा थोड़ा थ्योरी पार्ट है, तो हम उसको समझते हुए चलेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे 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 आइए। द फोर्स कैन बी अप्लाइड बाय द फॉलोइंग वेज। आप कितने तरीके से अप्लाई कर सकते हो, कितने तरीके से अप्लाई कर सकते हो भाई, ये इतने तरीके हैं जिनसे आप एक्सटर्नल फोर्स या डिफॉर्मिंग फोर्स को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, When body is subjected to two equal and opposite forces। अच्छा देखो, जो वो बोल रहा है मैं वो ड्रॉ करने जा रहा हूँ, है ना। जैसे जैसे वो बोलेगा मैं वही चीज ड्रॉ करूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है आपका, है ना, ये कोई ऑब्जेक्ट है। When body is subjected to two equal and opposite forces, ये है एक F फोर्स, है ना, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, ये है एक F फोर्स। ठीक, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। अब इसमें क्या होगा, देखो, अगर मैं इस बॉडी के बीच से एक सेक्शन काट लूं, क्या करूं, यहां से मैंने क्या किया, एक सेक्शन काट लिया, मैं अंदर देखना चाहता हूं क्या हो रहा होगा, मैं अंदर देखना चाहता हूं कि क्या हो रहा होगा। कोई ऐसी बॉडी है, इस पेन के एंड पे मैंने यहां फोर्स लगाया, यहां फोर्स लगाया, दोनों एंड पे मैंने इक्वल अपोजिट फोर्स लगा दिए, और मैं देखना चाहता हूं कि पेन के अंदर क्या हो रहा होगा, इस सरफेस एरिया पे क्या हो रहा होगा, सरफेस बोल रहा हूं, इस क्रॉस सेक्शन एरिया में क्या हो रहा होगा, मुझे वो देखना है ना। काट के, ऐसे काट के सेक्शन देखा मैंने, तो मैंने ये देखा कि भाई जब मैं इसको दो पार्ट में तोड़ता हूं, देखना ध्यान से देखना, ओहो ओहो, चलो ये हमने इसको बीच से तोड़ दिया। ठीक है, इसके एक एंड पे कितना फोर्स लग रहा था, F फोर्स, ये देखो, इस एंड पे कितना फोर्स लग रहा था, F फोर्स। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। हम तो इसको तोड़ के एनालाइज कर रहे हैं ना, ये टूटा नहीं है, हम इसके बीच में झांक कर देखना चाहते हैं, इसलिए हमने इसको बीच से कट करके देखा कि भाई इन फोर्स के लगने के कारण यहाँ पर बीच में क्रॉस सेक्शन पे क्या हो रहा होगा। तो आपने देखा कि भाई ये जो पॉइंट है, ये वाला जो क्रॉस सेक्शन है, मान लो इसको आपने XX बोला, है ना, ये है AB और ये है A', B'। ये AB और A', B' जब जुड़ेंगे तो क्या बनाएंगे, XX बनाएंगे। ये जब AB और A', B' जुड़ेंगे तो क्या बना लेंगे भाई, XX बना लेंगे, है ना। आप देखो कि इस पूरे एलिमेंट पे, इस पूरे ऑब्जेक्ट पे जब F फोर्स लगा है तो क्या ये बीच से टूट रहा है, क्या नहीं टूट रहा है। तो मैं देखना चाह रहा हूं ना कि यहां पर बीच में क्या हो रहा है। तो मैंने देखा कि भाई बीच से एक रिएक्शन फोर्स लग रहा है, जिसको मैं बोल रहा हूं R इधर और R इधर। ठीक, ये R एक दूसरे पे लगकर एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे और ये एक दोनों जुड़ जाएंगे और क्या बना लेंगे, XX सेक्शन वापस बना लेंगे।
मतलब मैं ये देख रहा हूं कि भाई इस एफ फोर्स के लगने के कारण इस एलिमेंट के अंदर जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल्स हैं, वो भी क्या कर रहे हैं, फोर्स जनरेट कर रहे हैं, रिएक्शन फोर्स जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, हाँ सर। और समझते हैं दूसरे तरीके से आप कैसे लगा सकते हो, व्हेन वन एंड ऑफ द बॉडी इज कनेक्टेड टू अ फिक्स्ड सपोर्ट एंड अदर एंड सब्जेक्टेड टू अ फोर्स। यानी कि देखो ध्यान से समझना, मान लो एक कैंटिलीवर बीम है, सॉरी कैंटिलीवर बीम क्या होता है, अरे बाबा आपने वो देखा होगा ना, अपने घर से जब आप निकलते हो कहीं जाते हो तो रोड में वो लगे रहते हैं, ऐसे बोर्ड लगे रहते हैं डायरेक्शन के कि आगे से जाके राइट ले लेना, है ना, दिल्ली आगे से राइट, मुंबई आगे से लेफ्ट, घर सीधा, ऐसा लिखा रहता है ना। तो आपने देखा होगा साइड से एक पोल जाता है और इस पोल से वो बोर्ड लटका रहता है, देखा होगा कि नहीं देखा होगा? हाँ सर देखा है, बिल्कुल देखा है ना। उसको हम क्या बोलते हैं, कैंटिलीवर बोलते हैं। ठीक है, चलो ऐसा दिखता है वो, ये देखो, हाँ कि नहीं, ये हमारी बीम हो गई। ठीक है, हाँ सर। मान लो ये एक रॉड है ना, इसका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन कर देता हूँ। मान लीजिए हमने एक रॉड ले ली है, अब इस पर मैंने लगा दिया यहाँ फ्री एंड पर एक एफ फोर्स, इस फ्री एंड पर मैंने एफ फोर्स लगाया। ये एफ फोर्स क्या करना चाहता है भाई, इसको खींचना चाहता है, लेकिन ये खींच नहीं रहा, क्यों भाई? खुद सोचो ना कि अगर ये पेन एक रॉड होती और इसको मैं अंदर दीवार पे कस देता, दीवार पे एकदम ले जाके फिक्स कर देता और मैं इस पेन के एंड पे फोर्स लगा के खींचता, तो मैंने एफ फोर्स लगाया, बाहर की तरफ खींचा, लेकिन ये बाहर क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया? क्योंकि जहां से ये फिक्स्ड है, जिस एंड से ये फिक्स्ड है, वहां अपोजिट डायरेक्शन में एफ फोर्स के बराबर का रिएक्शन मिल रहा होगा, तभी ये रॉड बाहर निकल कर नहीं आ रही। अगर ये एफ फोर्स दीवार के दिए हुए रिएक्शन से ज्यादा हो गया, अगर ये फोर्स दीवार के द्वारा दिए गए रिएक्शन से ज्यादा हो गया, तो ये रॉड निकलकर बाहर आ जाएगी। पक्की बात है कि नहीं? हाँ सर, हाँ सर, ठीक है। तो वो वही बता रहा है, जैसे हमने देखा इस रॉड को जब हमने, सॉरी इस एलिमेंट को जब हमने काटा बीच से, तो हमने देखा इनके बीच में मॉलिक्यूल्स क्या जनरेट कर रहे हैं, रिएक्शन फोर्स जनरेट कर रहे हैं। वैसे ही मैंने देखा कि भाई दीवार में जहां फिक्स कर दिया गया है इस रॉड को, तो दीवार उसको क्या दे रही है, एक रिएक्शन फोर्स दे रही है। हाँ हाँ सर, ठीक है, पक्का, हाँ सर। चलो इसको बोलते हैं सेक्शन काटना, ये आगे काम आएगा आपके, ठीक है ना। अभी तो बहुत बेसिक सी चीज मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा, बहुत बेसिक सी चीज है, ठीक है। हाँ सर, आगे बढ़े सर, क्लियर। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, when force is applied at one end of the body, inertia plays a significant role to stretch the body। क्या बोल रहा चाह रहा है ये समझना, देखो बहुत प्यार से समझना मैं क्या बताना चाह रहा हूं। देखो मान लीजिए कोई रॉड है, एक सेकेंड रुकना बेटा मेरे, इस पे मैंने लगा दिया एफ फोर्स, ठीक है। इसको ऐसे खींच के ले जाना चाह रहा है, कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको? नहीं सर, क्यों परेशानी होगी भाई? एफ फोर्स इसको खींच के ले जाना चाह रहा है। इसकी लेंथ ले लो भाई, कुछ लेंथ ले लो, इसकी एक एल लेंथ है। इस एफ फोर्स के कारण ये एल लेंथ की रॉड आगे खींची चली जा रही है। कितना एक्सेलरेशन होगा अगर इसका मास m है तो आप बोलोगे सर इसका एक्सेलरेशन होगा F/m का। मैंने बोला ठीक है। फिर से पढ़ते हैं जरा अंग्रेजी क्या बोल रही है। When force is applied at one end of the body, the inertia plays a significant role to stretch the body. Let a body of mass m is subjected to force F at its free end. The force R at any section can be calculated as। अब वो जो बोल रहे हैं, जो हम फोर्स R, जो रिएक्शन फोर्स हम देख रहे थे ना, जो हमने काट के देखा था सेक्शन को बीच से, है ना, जो हमने फिक्स रॉड के एंड पे देखा था कितना रिएक्शन आया है, वैसे ही हम इस रॉड के किसी भी एंड पर, किसी भी पॉइंट पर, किसी भी सेक्शन पर रिएक्शन फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? देखो आपसे बोला गया, सुनो मेरी बात, आपसे बोला गया रॉड है, उस पर एफ फोर्स लगा, वो इतने एक्सेलरेशन से चलने लगी। बताओ यहां से एक्स डिस्टेंस पर, इधर यहां से एक्स डिस्टेंस पर आपने एक सेक्शन लिया, एक्स सेक्शन, बताओ यहां पर कितना रिएक्शन फोर्स जनरेट हो रहा होगा? तो आपने बोला एक सेकेंड हम कैलकुलेट करके देखते हैं। तो देखो कैसे कैलकुलेट करोगे। इस रॉड को आपने दो पार्ट में काटा, एक तो एक्स डिस्टेंस दूर, एक रॉड ये बनी छोटी सी, ठीक है ना, क्योंकि हमको यहाँ देखना है ना, तो हमको अलग करके देखना पड़ेगा ना भाई। अगर पेट में कोई दिक्कत है, डॉक्टर को देखना है ना, आपको पेट में कुछ हुआ है, तो डॉक्टर क्या करता है, यहाँ चीरा लगाता है ना, यहाँ चीरा लगाता है, चीरा लगा के देखता है कि अंदर क्या है भाई, और वापस उसको सिल देता है, तो बॉडी एज इट इज हो जाती है ना, बॉडी अलग अलग थोड़ी ना होती है। तो हम वही कर रहे हैं, हम रॉड को काट के देखेंगे, झांकेंगे, एनालिसिस करेंगे और उसके बाद सिल देंगे, वापस रॉड वैसी की वैसी बन जाएगी, ठीक है। डायसेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। हाँ सर, ये कितने लेंथ की रॉड हो गई भाई? एक्स लेंथ की। यही आपको देखना था, ठीक है। हाँ सर, हमको यही देखना था। चलो अब देखो बची रॉड L माइनस एक्स लेंथ की। कितनी लेंथ की बची भाई? L माइनस एक्स लेंथ की बची।
L माइनस एक्स लेंथ की बची, ये एक्स लेंथ है, ये L माइनस एक्स लेंथ है। कोई दिक्कत यहां तक आपको समझने में? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। देखो यहां पर जो भी रिएक्शन आएगा, मान लीजिए रिएक्शन आ रहा है ऐसे, तो यहां पर उसका अपोजिट ही आना चाहिए ताकि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करके वापस पहले जैसी रॉड बन जाए। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ कि ना? अगर मान लो आपने ऐसा बोल दिया कि नहीं सर ये रिएक्शन यहां पर लगेगा, ऐसा लगेगा, तो ये दोनों रिएक्शन मिलके तो 2R बन जाएंगे। 2R बन जाएंगे मतलब ये टूट जाएगा, है ना? यहां पर तो कोई फोर्स नहीं दिख रहा ना आपको, दिख रहा है क्या कोई फोर्स? नहीं सर कोई फोर्स नहीं दिख रहा। तो पक्की बात है ना कि एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे तभी तो फोर्स गायब होगा। हाँ सर, ये रिएक्शन देगा तो ये भी तो रिएक्शन देगा। हाँ सर, हाँ सर, ठीक है, मेरी बात समझना। तो हमने ये बोला कि भाई इस टोटल L लेंथ की रॉड का मास क्या है? M है, ठीक है। तो ये बताओ इसका क्या हुआ, लीनियर मास डेंसिटी कितनी हुई, जिसको मैं K बोल देता हूँ। लीनियर मास डेंसिटी कितनी हुई? तो आप बोलोगे मास पर यूनिट लेंथ, है ना? मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है, पक्का। चलो तो आप मुझे बताओ इस x लेंथ की रॉड का मास कितना हुआ? इस x लेंथ की रॉड का मास मान लिया मैंने m डैश हुआ। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं अभी आपको समझाऊंगा। इस x लेंथ की रॉड का मास कितना हुआ? मैंने माना m डैश है, ठीक है। ये उसी रॉड से टूटी है, इसी रॉड से टूटी है, इसका k क्या होगा? सेम होगा, है ना? चलो तो उसका मास अगर हमको निकालना है तो हम क्या लिखेंगे? मास पर यूनिट लेंथ इज इक्वल्स टू k। कांस्टेंट ही रहना है उसको तो, ठीक। तो m डैश कितना आ गया? kx आ गया। m डैश कितना आ गया? kx आ गया। और k की वैल्यू कितनी है? k की वैल्यू है m/l, ठीक है। तो m डैश की वैल्यू कितनी आ गई? m/l इंटू x। इतना कुछ समझाने से अच्छा था मैं ये भी बोल देता कि अगर L लेंथ का मास m है तो x लेंथ का मास कितना होगा, तो वो इतना ही होने वाला है ना? m डैश इज इक्वल टू m/l इंटू x। चलो अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना, इसका भी कुछ एक्सेलरेशन होने वाला है। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आने वाली? नहीं सर हमको तो नहीं समझ में आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा सर, बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। अरे बाबा, ये जो रिएक्शन फोर्स है क्या वो इस पार्ट ऑफ रॉड को एक्सेलरेट नहीं करा रहा होगा? यही तो फोर्स है जो इस रॉड को आगे ले जाएगी। हाँ सर, हाँ सर। तो हम बोल सकते हैं R इज इक्वल्स टू m डैश इंटू a। और पूरी रॉड एक ही एक्सेलरेशन से आगे जाएगी, ये अलग अलग एक्सेलरेशन से तो नहीं जाएंगी ना, पूरी रॉड एक ही एक्सेलरेशन से जा रही है f/m से, ठीक है। हाँ सर, तो हम बोल सकते हैं R इज नथिंग बट m डैश इंटू a। चलो R की वैल्यू कितनी आने लगी? m डैश कितना है? m/l इंटू x इंटू a। आई बात समझ में? हाँ सर, दिस इज द वैल्यू ऑफ R। आपसे R कैलकुलेट करने को बोला जा सकता है क्वेश्चंस में, ठीक है। अब देखो ये आपने निकाल लिया कि यहां से x डिस्टेंस पर कितना रिएक्शन फोर्स लगेगा, ठीक है। सेक्शन पे कितना लग रहा होगा रिएक्शन फोर्स, ये आपने निकाल लिया। अब मैं अगर आपको बोलूं दिस इज x इज इक्वल टू 0, दिस इज x इज इक्वल टू 0, दिस इज x इज इक्वल टू l, तो यहां पर आप बता सकते हो क्या कि हर सेक्शन पे कितना रिएक्शन फोर्स होगा, है ना। अगर मैं आपको यहां पूछ लूं एट x इज इक्वल टू l/2, x इज इक्वल टू l/2 पे बताओ कितना होगा, तो आप यहाँ क्या करोगे? x की वैल्यू पुट करते जाओगे। एट x इज इक्वल टू 0 रिएक्शन कितना? 0। ये लो R इज इक्वल टू एट x इज इक्वल टू 0 रिएक्शन फोर्स कितना? 0। एट x इज इक्वल टू l/2 पे रिएक्शन कितना आएगा? R इज इक्वल टू x, अगर आपने l/2 रखा तो l कट जाएगा, m/2 ma/2 आ जाएगा। आ जाएगा क्या? हाँ सर। अरे बताओ। हाँ सर आ जाएगा। ma किसके बराबर है? ma किसके बराबर है? f के बराबर है, तो f/2 आ गया। रिएक्शन सेंटर पे कितना लग रहा होगा? x इज इक्वल टू l/2 पे रिएक्शन कितना होगा? f/2 होगा। इसको आप क्या बोल सकते हो? f/2। R इज इक्वल टू f/2, ठीक। चलिए, ये ऐसी चीजें नहीं है कि अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप बहुत डर जाओ। इसका यूज जहां होगा, जैसा होगा मैं आपको बताऊंगा। मैं यहां बैठा हूं, मैं यहां खड़ा हूं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं अगर आपको बोलूँ x इज इक्वल टू l पे बता दो, तो लो भैया रिएक्शन बताओ x इज इक्वल टू l पे कितना होगा? l कट जाएगा, ma। तो भाई यहाँ पर जितना f लग रहा है उसी का तो रिएक्शन यहाँ जनरेट हो जाएगा। देखो ना, f लगा तो r रिएक्शन जनरेट हो गया, ठीक है। तो ये आ गया कितना? f के बराबर ma के बराबर। क्लियर? पक्का? 100%? हाँ सर। तो अब अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने पढ़ा है कि भैया डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है। डिफॉर्मिंग फोर्स वो फोर्स होता है जिससे किसी भी बॉडी के दो पार्टिकल के बीच की रिलेटिव पोजीशन क्या हो जाए? चेंज हो जाए, डिफॉर्मेशन आ जाए, ठीक है।
अब डिफॉर्मेशन कैसा होगा, इलास्टिक होगा, प्लास्टिक होगा, वो हमें नहीं पता, अभी आगे जाके देखेंगे। लेकिन हाँ, डिफॉर्मेशन लाने वाले फोर्स को हम डिफॉर्मिंग फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, हाँ सर। उसके बाद हमने बोला कि ये जो फोर्स लगेगा, ये हमको किस किस टाइप से दिख सकता है। तो हमने 3 टाइप देखे कि फ्री एंड पे इक्वल एंड अपोजिट लग जाए, या एक एंड हम फिक्स कर दे और उसके फ्री एंड पे फोर्स लगा दे, या फिर हम एक ऐसा फोर्स लगाए जो उस बॉडी को मूव करा दे एक्सेलरेशन से, है ना। तो तीनों ही केसेस में हमको रिएक्शन फोर्सेस कैसे पता चलती हैं वो मैंने आपको बताई निकाल कर। ठीक है, इतना समझने के बाद अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा और आगे चलना है, थोड़ा सा और अपने नॉलेज को एनहांस करना है। ठीक है, चलो आ जाओ। अरे नोट डाउन किया था कि नहीं सर? आप तो करने ही नहीं देते, बोलते बोलते ही गायब कर देते हो। चलो नोट डाउन कर लो, आओ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी। अरे वाह, बहुत अच्छा डायग्राम है ये, एनसीईआरटी का डायग्राम है। किसका डायग्राम है ये? एनसीईआरटी का। अब देखो, उन्होंने बहुत कहानी समझाई है इसके पीछे, तो मैं उस कहानी का सार आपके सामने लेकर आता हूं, समझते हैं। अभी हम देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इलास्टिसिटी को, प्लास्टिसिटी की बात थोड़ी देर से करेंगे। इलास्टिसिटी क्या होती है हम ऐसा समझते हैं, ये एक थ्योरी है जो हमको दी गई है एनसीईआरटी में। वो क्या है, देखो ये सारे क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं। ये एक मॉलिक्यूल 1, ये 2, 3, 4, 5, 6 है। ये क्या बना रहे हैं, क्यूब बना रहे हैं, है ना। एक बिल्डिंग सेल बना रहे हैं, है ना। पूरी बॉडी का जो बॉडी बोल रहा हूँ, जो ऑब्जेक्ट होगा उसका एक ये बिल्डिंग सेल है, जिसके बीच में क्या लगी हुई है, एक स्प्रिंग लगी हुई है। ये देखो स्प्रिंग्स लगी हुई है बहुत सारी। क्या लगी हुई है, स्प्रिंग लगी हुई है। और ये स्प्रिंग यहां पर जो शो हो रही है वो एक्चुअल में क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर क्या है, फोर्सेस है। पक्की बात समझ में आई? हाँ, ये स्प्रिंग क्या बता रही है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक, समझना। इतना आपको समझ में आया। अब जरा इलास्टिसिटी पे आओ। और इलास्टिसिटी से आप क्या समझते हो वो मुझे बताओ। कि अगर मान लो कोई स्प्रिंग है आपके पास, ये क्या हो गया, लाल कैसे हो गया पेन एकदम से यार, है अभी तो काला चल रहा था। मान लीजिए आपके पास कोई स्प्रिंग है, ये है स्प्रिंग, ये बढ़िया ऐसे अभी खाली पीली ऐसी लेटी हुई है ना, आराम से वेली ऐसे लेटी हुई है। मैं आया, मेरा मन नहीं लग रहा था, मैंने कहा क्या करें, चलो स्प्रिंग को ही खींचते हैं, बैठे बैठे बोर हो रहे हैं। तो मैंने एफ फोर्स लगा दिया, स्प्रिंग को पकड़ा और स्प्रिंग को क्या कर दिया, खींच दिया। खींचा तो क्या हुआ होगा, स्प्रिंग हुई होगी इलोंगेट। स्प्रिंग क्या हो गई भाई, इलोंगेट हो गई, ठीक है, लंबी हो गई। ठीक है, अब भाई जैसे ही मैंने इस एफ फोर्स को छोड़ा, क्या होगी, स्प्रिंग वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगी। यही होगा कि नहीं होगा? हाँ सर, वापस स्प्रिंग क्या होगा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगी। तो जब भी मैंने इस डिफॉर्मिंग फोर्स को छोड़ा है, जब मैंने इस डिफॉर्मिंग फोर्स को छोड़ा है, ये क्या हुआ, हाँ, जब मैंने इस डिफॉर्मिंग फोर्स को छोड़ा है, इस स्प्रिंग ने क्या कोशिश की है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन करने की कोशिश की है। क्या स्प्रिंग ही ऐसा करती है? क्या और कोई चीजें ऐसा नहीं करती? नहीं, सारी चीजें ऐसा करती है। हर बॉडी में थोड़ी ना थोड़ी इलास्टिसिटी होती है, थोड़ी सी इलास्टिसिटी होती है। ठीक है ना। जैसे कि देखो, मैं आपको बताता हूं एक बहुत ही प्रैक्टिकल सा एग्जांपल, बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल बताऊंगा भाई, है ना। आप तैयार है कि नहीं तैयार है? सर हम बिल्कुल तैयार है। देखो, आपने मेटल फॉर्मिंग का नाम सुना है? मेटल फॉर्मिंग का नाम नहीं सुना सर? अरे बाबा, मेटल फॉर्मिंग का मतलब ये है कि जब भी आपको मेटल से कोई चीज को बनाना होता है ना, जैसे आपको प्लेट बनानी, गंजी बनानी है, गंजी, तपेली जिसमें दूध गर्म होता है, पता है आपको कैसे बनता है? देखो वो ऐसे बनता है। उसमें हम एक प्लेट लेकर आते हैं, है ना, ऐसे डिस्क टाइप की प्लेट रहती है, ठीक, ऐसे डिस्क टाइप की प्लेट रहती है। उसको हम क्या करते हैं, उसको हम 2 सपोर्ट के बीच में ऐसे रख देते हैं, एक सपोर्ट ये, एक सपोर्ट ये, ठीक है ना, ऐसे रख दिया 2 सपोर्ट के बीच में, ऐसे प्लेट को ऐसे रख दिया 2 सपोर्ट के बीच में। ऊपर से क्या होता है, वो मशीन आती है, हाइड्रोलिक्स होते हैं ना, जो हाइड्रोलिक्स वाली मशीन आती है, ठीक, वो क्या करती है, इसको दबाती है, ऐसे दबाती है। आपने प्लेट को 2 सपोर्ट के बीच में ऐसे रख दिया, ऊपर से हाइड्रोलिक्स मशीन ऐसे आती है, इसको दबाती है। सपोर्ट क्या करते हैं, सपोर्ट एंड को पकड़े रहते हैं, लेकिन बीच वाले इस पे क्या लगता है, फोर्स लगता है नीचे की तरफ। तो ये प्लेट कैसी बन जाती है, ये प्लेट ऐसी हो जाती है, कैसी हो जाती है, ऐसी हो जाती है। आई बात समझ में? ठीक, तो जो प्लेट आपने ऐसे रखी थी, अब वो क्या बन गई, एक ऐसी बन गई जिसका बेस कैसा है, सर्कुलर है। और ये क्या बन गया, एक तपेली बन गई। क्या बन गई, एक तपेली बन गई। जब यहां से ये चीज पीछे हटती है तो हमको क्या मिल जाती है, हमारी तपेली मिल जाती है। ठीक है, आई बात समझ में? हाँ, अब सुनना ध्यान से। अगर इसी डिस्क को मैं थोड़ा सा फोर्स देके छोड़ देता, तो डिस्क क्या कभी यहां तक आ पाती? नहीं, वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में चली जाती। नहीं आया सर समझ में?
नहीं आया समझ में, आओ देखते हैं, ये भी देखते हैं। देखो मान लो मेरे को एक ऐसे रॉड दे दी गई, एक ऐसी पतली सी रॉड दे दी गई, ठीक, और मुझे बोला गया कि सुनो, मुझे बोला गया कि सुनो मुझे एक ऐसा ऑब्जेक्ट बनाना है। कैसा? एक ऐसा ऑब्जेक्ट बना के दो, ठीक है, तुमको इस रॉड से एक ऐसा ऑब्जेक्ट बनाना है। क्या करना होगा? क्या करना होगा? इस पे ऐसे फोर्स लगाना होगा ताकि ये ऐसा बन जाए। हाँ कि ना? हाँ सर, हाँ सर, है ना। मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ खड़ा हूँगा, एक पैर यहाँ रखूंगा, एक पैर यहाँ रखूंगा, इसको ऐसे पकड़ लूंगा। नहीं आई बात समझ में? एक पैर यहाँ, एक पैर यहाँ, और साइड के दोनों एंड को पकड़ के ऐसे खींच लूंगा तो ऐसा यू शेप बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? हाँ। आपने क्या किया? आपने बोला चलो पहले फोर्स लगाता हूं मैं। आपने थोड़ा सा फोर्स लगाया और इसको ऐसे मोड़ा, इतना मोड़ा, ठीक है, इतना मोड़ दिया आपने इसको। ओहो हो खोया खोया चांद, इतना मोड़ा। जैसे ही आपने इसको इतना मोड़ा और छोड़ दिया तो देखा आपने कि भाई ये रॉड तो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ गई, ये रॉड तो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ गई। मतलब ये इलास्टिक नेचर शो कर रही है। क्या शो कर रही है? इलास्टिक नेचर शो कर रही है। मतलब मैंने इस पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, ये अपनी पोजीशन से डिफॉर्म हुई, लेकिन जैसे ही मैंने डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाया ये अपनी पोजीशन में वापस जाकर बैठ गई। इसको बोलते हैं इलास्टिक नेचर, इसको बोलते हैं इलास्टिक नेचर। अब ध्यान से सुनना, मैंने अब बहुत ज्यादा फोर्स लगाया और मैंने क्या किया, मैंने इसको इस तरीके से मोड़ दिया, इस तरीके से ऐसे मोड़ दिया। क्या ऐसा ही शेप बन गया? क्या ऐसा ही शेप बन गया? हाँ सर ऐसा ही शेप बन गया। लेकिन मैंने अब जब यहां पर जाके फोर्स छोड़ दिया तो मैंने देखा कि थोड़ी देर बाद, देखो मैंने इसको मोड़ा, ऐसे मोड़ा, यहां पे लाके से छोड़ दिया, ऐसे रॉड को मोड़ा 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 मोड़ा, यहां पे लाके से छोड़ दिया। तो रॉड ऐसी तो आई, लेकिन जैसे ही मैंने फोर्स हटाया तो वो थोड़ी सी ऐसी हो गई। कैसी हो गई? देखो वो एक्चुअल में कैसी बन गई, वो ऐसी बन गई। लेकिन आपको कैसा चाहिए था शेप? आपको शेप कैसा चाहिए था? आपको शेप ऐसा चाहिए था। ये इस पोजीशन से ऐसी क्यों हो गई, वापस ऐसी क्यों आ गई? क्योंकि इसके अंदर इलास्टिक नेचर था, है ना। इसको बोलते हैं स्प्रिंग बैक। क्या बोलते हैं? स्प्रिंग बैक। ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन से पीछे चली गई। इसका मतलब ये है कि अब आपको क्या करना होगा, थोड़ा और ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। देखो आपको कैसा चाहिए? ऐसा फिगर चाहिए, है ना, ऐसा ऑब्जेक्ट चाहिए, ऐसा ऑब्जेक्ट चाहिए बेटा। हाँ सर, ठीक है। मतलब अब आपको रॉड को पता है कैसे मोड़ना पड़ेगा? ऐसे मोड़ना पड़ेगा, ऐसे ऐसे। क्योंकि जब आप इस पर ऐसे मोड़ के इस पर ज्यादा फोर्स लगा के इसको छोड़ोगे, ज्यादा फोर्स लगा के इसको छोड़ोगे तो ये कौन सी पोजीशन में आएगा? सीधे वर्टिकल पोजीशन में आ जाएगा। आई बात समझ में? कॉमन सेंस बता रहा हूं आपको, कॉमन सेंस बता रहा हूं। ऐसा सब क्यों करते हैं हम? इसलिए करते हैं क्योंकि इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी जैसी कोई चीज होती है। अब देखो जब हम इसको यहां तक लाकर फोर्स लगाकर छोड़ेंगे तो ये वापस पीछे जाएगा थोड़ा सा, और कैसा शेप बना देगा? ऐसा शेप बना देगा, ऐसा शेप बना देगा, ऐसा जैसे हमें चाहिए था। हाँ बना देगा। और आप देखो ये यहां से अपनी पोजीशन पर वापस नहीं जा रहा, ओरिजिनल पोजीशन पर वापस नहीं जा रहा, मतलब ये प्लास्टिक नेचर में आ गया है। मतलब अभी अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन नहीं कर सकता डिफॉर्मिंग फोर्स के हटाने के बाद। अच्छा 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 सर, अच्छा सर ये बात है। हाँ यही बात है, इसी चीज को हमको डिस्कस करना है इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी में। अब जब आप किसी रॉड को मोड़ रहे थे तो अंदर क्या हो रहा था, एनसीईआरटी में आपको ये बताया गया है, तो ये भी मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं, ठीक है ना। मान लीजिए भाई इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? ये आर डिस्टेंस है। कितनी डिस्टेंस है भाई? ये दो मॉलिक्यूल के बीच की डिस्टेंस कितनी है? आर। कितनी है भाई? आर डिस्टेंस, ठीक है। अब ये जो आर या जो आर डिस्टेंस है, ये मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस जो हर जगह सेम है, ऐसा मैं मान रहा हूं, ठीक। जब मैंने स्प्रिंग पर फोर्स लगाया था, इस फोर्स को मैं क्या बोल रहा था भाई? डिफॉर्मिंग फोर्स है। ये मेरे लिए क्या है भाई? ये मेरे लिए डिफॉर्मिंग फोर्स है, ठीक है। ओके ओके, ये मेरे लिए क्या है भाई? डिफॉर्मिंग फोर्स था। बट आप ये बात समझो कि जैसे ही इसको मैंने खींचा होगा, स्प्रिंग के अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स भी जनरेट हुआ होगा। मानते हो कि नहीं मानते मेरी बात? नहीं सर नहीं मानेंगे। क्यों माने सर हम आपकी बात? सर आप हमारी कोई बात मानते हो? अरे बाबा, जब इसको डिफॉर्म करने के लिए फोर्स लगाया होगा तो इस पे अंदर की तरफ एक रीस्टोरिंग फोर्स आया होगा कि नहीं आया होगा? ये तो इसकी फितरत है ना। किसकी फितरत है? किसकी फितरत है? तो स्प्रिंग की फितरत है भाई। उसको आप डिफॉर्म करोगे तो वो एक रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट करने ही वाली है, ये पक्की बात है। हाँ सर ये पक्की बात है, ठीक है।
तो अब आपको मैं यही समझाने वाला हूं कि जब आप इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को, मानो आपने किसी पर्टिकुलर रॉड में, जो मैंने आपको रॉड बनाकर दिखाई थी, इस रॉड पे आपने फोर्स लगाया, ये देखो, ये बनाने की जरूरत ही क्या है मुझे भाई, मेरे पास तो ऑलरेडी वो है, क्या बोलते हैं, डायग्राम है, डायग्राम पे चलता हूं ना मैं। ये आपने इस रॉड पे फोर्स लगाया था ना, ये प्लेट थी, इस पे फोर्स लगाया था, तो डिफॉर्मेशन हुआ, डिफॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। तो जब डिफॉर्म हो रहा होगा तो आप देखो क्या होगा मॉलिक्यूल में, वो भी बताऊंगा मैं आपको। जैसे ही ये डिफॉर्मिंग फोर्स हटा तो देखो इसने अपने आप को रिस्टोर कर लिया, ठीक है। देखो क्या हुआ होगा, मान लीजिए मॉलिक्यूल है ना, मैंने इस पर एक एफ फोर्स लगा दिया, एफ फोर्स लगने के कारण ये अपनी पोजीशन से क्या हो गया, हट गया, डिफॉर्म हो गया। ये एफ फोर्स क्या है मेरे लिए, एक डिफॉर्मिंग फोर्स है। लेकिन जैसे ही ये बाकी मॉलिक्यूल्स को पता चलेगा कि ये मॉलिक्यूल अपनी पोजीशन से हटके कहीं चला गया है, तो भाई देखो इनके बीच में क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, ये स्प्रिंग लगी है, स्प्रिंग जैसे काम कर रही है, जो क्या करेंगी, इसकी पोजीशन को रीगेन कराने में मदद करेगी। आई मेरी बात समझ में? ये स्प्रिंग्स, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इस मॉलिक्यूल को बोलेगी बेटा तुम पे ये फोर्स लग गया, तुम डिफॉर्म तो होगा, अपनी जगह से डिसलोकेट तो होगा, लेकिन तुमको अपनी पोजीशन को रीगेन करना पड़ेगा, आ जाओ अपनी पोजीशन पर वापस। तो ये सारे मॉलिक्यूल्स मिलकर इस पे क्या लगाएंगे, रीस्टोरिंग फोर्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे, रीस्टोरिंग फोर्स लगाएंगे। यही रीस्टोरिंग फोर्स के कारण वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन करेगा, और इसी को आप इलास्टिसिटी बोलोगे, इसी को आप इलास्टिक नेचर बोलोगे। आई बात समझ में? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, इसको आप इलास्टिक नेचर बोलोगे। अब देखो हमने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी है, क्या पढ़ी है सर, पोटेंशियल एनर्जी तो पढ़ी है, लेकिन ये स्प्रिंग विंग वाली हमको याद नहीं है सर। याद करने के लिए आपको लेक्चर देखना पड़ेगा, जाकर आप पुराने लेक्चर्स देखो जहां पर मैंने आपको पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाया है, स्प्रिंग की और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में अलग से लेक्चर डिस्कस किया है, चैप्टर नंबर 6 वर्क पावर एनर्जी में, वहां। तो आप ये समझोगे कि देखो अगर मैं इस मॉलिक्यूल को दबाता हूं, पास लेकर आता हूं मॉलिक्यूल्स को, तब भी क्या करेंगे, एक रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट करेंगे। और अगर मैं इन मॉलिक्यूल्स को खींच के बाहर ले जाना चाहता हूं, तब भी एक रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। अच्छा, यहां पर एक बहुत बेहतरीन चीज है, शायद ने आपने पढ़ा होगा केमिकल बॉन्डिंग में। देखो बहुत ध्यान से सुनना मैं जो बताने वाला हूं। केमिकल बॉन्डिंग में आपने पढ़ा होगा, ये हो गई हमारी पोटेंशियल एनर्जी, और ये हो गया हमारा इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, ठीक है, ओके। ये ग्राफ कुछ ऐसा सा बनता है, अगर आपने देखा हो तो कुछ ऐसा सा ग्राफ बनता है, ठीक है। तो आप यहां देखोगे कि यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो पॉजिटिव है, यहां नेगेटिव है, और यहां मिनिमम है, ठीक है। यहां मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है, यहां देखोगे आप मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। मुझे बताओ कि स्टेबिलिटी, जब हम इक्विलिब्रियम की बात करते थे, तो हम बोलते थे कि वो वहां होगा जहां पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मिनिमम होगी। याद है आपको? हाँ, हम जब इस मॉलिक्यूल को यहां से डिस्टर्ब कर रहे थे, तो इस पर रीस्टोरिंग फोर्स लग क्यों रहा था? क्योंकि इसको स्टेबिलिटी चाहिए थी, इसको इक्विलिब्रियम चाहिए था। ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है बाबा। अगर आप इसमें से एक भी मॉलिक्यूल को हटाओगे, इस पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगा के उसको बाहर निकालने की कोशिश करोगे, उसको डिस्प्लेस करने की कोशिश करोगे, तो उस पर रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगेगा, जो क्या करने की कोशिश करेगा, वापस इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने की कोशिश करेगा, स्टेबिलिटी की तरफ भागेगा सिस्टम, हाँ कि ना? ठीक है, तो बस वही चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जहां पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, वहीं पर आपको इक्विलिब्रियम मिलेगा, वहीं पर आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। ये तो हम वैसे भी जानते थे, या तो हमने पढ़ा भी था, नहीं पढ़ा था? अरे बाबा पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? जब हमने ऐसे केसेस देखे थे कि एक बाउल था, उसके ऊपर हमने बॉल रखी हुई थी, एक बाउल था उसमें हमने ऐसे बॉल रखी हुई थी, हम बोल रहे थे भाई यहाँ पर इसके पास पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, तो ये बहुत अनस्टेबल कंडीशन में है, यहाँ पर इसके पास पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, तो ये स्टेबल कंडीशन में है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे, हाँ कि ना? हाँ सर पढ़ा था, याद आया। ठीक है भाई। तो देखो हम जब इस क्यूब को दबाते हैं तो हम इस आर को कम करते हैं, क्या करते हैं, हम इस आर को कम करते हैं, और जब हम इस क्यूब को खींचते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स लगा के, तो इस आर को हम बढ़ाते हैं, ठीक है। इतनी बात आपको पता है? चलिए अब इधर आइए, ध्यान से देखिए, जहां पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, मान लीजिए यहां पर है, तो उसकी डिस्टेंस यहां से मैंने मान ली कि आर नॉट है, क्या है, आर नॉट है, या आर है मान लीजिए। इस आर डिस्टेंस पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, और यहीं पर आपका सिस्टम क्या है, सबसे ज्यादा स्टेबल है, यहीं पर सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी आपने अचीव की है, ठीक है, पक्का। अगर आप आर को कम करने की कोशिश करो, यानी कि अगर आप यहां से ऐसे दबाओ इस क्यूब को, आर को कम करने की कोशिश करो, तो देखो क्या होगा, आर को जैसे ही आप कम करने की कोशिश करोगे, ध्यान से देखना, आर को जैसे ही आप कम करने की कोशिश करोगे, देखो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लगेगी,
पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लगेगी, हाँ कि ना। आर को बढ़ाने की कोशिश करोगे, आर को बढ़ाने की कोशिश करोगे, इसको खींचोगे और आर को बढ़ाने की कोशिश करोगे तो देखो क्या होगा, तो भी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लगेगी, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी इधर भी बढ़ रही है, इधर भी बढ़ रही है, तो सिस्टम कैसा हो रहा है, अनस्टेबल हो रहा है। तो उसको स्टेबिलिटी की तरफ खींचेगा कौन, इलास्टिक नेचर, इलास्टिसिटी। आई बात समझ में? हाँ सर, ये हमको समझ में आ गया है सर काफी अच्छे तरीके से, ठीक है। चलो आ जाओ, आप कोई भी पूछेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है तो एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से समझाया गया है इस चीज को कि भाई एक डिफॉर्मिंग फोर्स को वापस रीस्टोर करने के लिए एक रीस्टोरिंग फोर्स आता है, जो कि क्यों आता है, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं। आई बात समझ में? हाँ सर। चलो इतना समझने के बाद आगे चलते हैं हम थ्योरी में, है ना, थ्योरी समझ। चलिए इलास्टिसिटी के कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। देखो जैसे एक मटेरियल है, उस पर आदमी ने पैर रखा, ये नीचे गया, है ना, इसको डिफॉर्म किया गया, डिफॉर्मिंग फोर्स लगा के इसको ओरिजिनल शेप और साइज से डिफॉर्म किया गया। लेकिन जैसे ही वो डिफॉर्मिंग फोर्स हटता है, इस पर एक रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, देखो 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 देखो, और अपनी ओरिजिनल पोजीशन में पहुंच जा रहा है। सिमिलरली ये देखो, ये देखा होगा या तो आपने हमेशा से देख रहे होगे, क्या हो रहा है इसमें, ये देखो ये चढ़ रहे हैं इस रबर की इस रस्सी पे, चढ़ता है, उसका पैर फिसलता है, वो नीचे गिर जाता है ना। तो देखो डिफॉर्म होती है रस्सी और अपनी ओरिजिनल पोजीशन में पहुंच जाती है, रिस्टोर कर लेती है अपनी ओरिजिनल पोजीशन को, हाँ कि ना? हाँ सर, है ना। ये एग्जांपल तो हमने बचपन से देखा होगा। और एक तो वो रबर को आप फंसा के किसी को मारते थे, है ना, रबर को छोड़ते थे, रबर अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती थी। ये सारे एग्जांपल हैं किसके, इलास्टिसिटी के। प्लास्टिसिटी की बात अभी हमने नहीं की है, तो आप इस पर ध्यान अभी मत दीजिएगा, प्लास्टिसिटी पे भी मैं आने वाला हूँ, ठीक है। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं, आ जाओ भाई आगे बढ़ते हैं, आ जाओ भाई। अब देखो जो चीज़ें हमने अभी तक की हैं, जो बातें की हैं, वो अंग्रेजी में यहाँ आपके सामने हैं। इस पर बेस में कुछ क्वेश्चन भी आपसे पूछूंगा, तो हम उसको भी डील करेंगे। आ जाओ, पहला पॉइंट है, इफ अ बॉडी रीगेन्स इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स इट इज सेड टू बी इलास्टिक एंड द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलास्टिसिटी, ठीक है। हाँ, पहला पॉइंट एकदम क्लियर है। अरे बाबा क्लियर है ना, कुछ इसमें दिक्कत वाली बात तो नहीं है? नहीं सर, कोई बात नहीं है। इफ अ बॉडी डज नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल साइज और शेप, अगर बॉडी अपना साइज और शेप रीगेन कर ले तो अच्छी बात है कि वो इलास्टिक थी नेचर में, और ये उसके अंदर जो प्रॉपर्टी है उसको इलास्टिसिटी बोल दिया, ठीक है। बट अगर कोई बॉडी अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन ना करे इवन आफ्टर रिमूवल ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स इट इज सेड टू बी प्लास्टिक, तो हम उसको क्या बोलते हैं कि वो कैसी है नेचर में, प्लास्टिक, ठीक है। देखो ना, मान लो अगर ये बॉटल है, इस बॉटल को मैं ऐसे पिचका दूँ, ये ऐसे पिचका दूँ, ये देखिए ये पिचका दिया मैंने, है ना, ये देखिए पिचकाने के बाद मैंने उसको छोड़ा तो ये अपनी ओरिजिनल शेप में आ गई, तो ये क्या हो गई भाई, इलास्टिक नेचर था इसके अंदर। आई बात समझ में? लेकिन इस पर डेंट पड़ जाए, मैं इसमें मारूं और उसको डेंट पड़ जाए, तो हम बोलेंगे भाई ये तो अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आई ही नहीं फोर्स हटाने के बाद, तो हम बोलेंगे कि भाई ये क्या है, प्लास्टिक है। क्या है ये, प्लास्टिक है, ठीक। एंड उस प्रॉपर्टी को आप क्या बोलोगे, प्लास्टिसिटी बोलोगे। क्या बोलोगे, प्लास्टिसिटी बोलोगे। नेक्स्ट, इफ अ बॉडी, देखो प्लास्टिसिटी का अभी मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि हमने एक डिस्क को गंजी बनाया था, क्या तपेली बनाया था जिसमें हम दूध गर्म करते हैं, वो डिस्क था, डिस्क को हमने प्रेशर लगाया तो वो क्या बन गई, एक गंजी बन गई, है ना। अब आपने जैसे ही वो प्रेशर को हटाया, फोर्स को हटाया, तो वो अपनी ओरिजिनल शेप और साइज में नहीं जा पाई, मतलब वो प्लास्टिक नेचर में आ गई है। क्या शो करने लग गई है, प्लास्टिक नेचर शो करने लग गई है ना। आपने देखा होगा कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स कैसे बनती हैं, ये जो बॉटल्स होती हैं ऐसे ऐसे कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स होती है ऐसी, वो कैसे बनती हैं, इतनी छोटी छोटी बॉटल्स होती हैं, इतनी छोटी छोटी प्लास्टिक की बॉटल होती है, उसमें हवा बहुत तेजी से हाई प्रेशर से हवा मारी जाती है तो बॉटल बड़ी हो जाती है। अब वो बॉटल अपनी ओरिजिनल शेप और साइज में तो जा नहीं पा रही, तो मतलब वो किस रेंज में आ गई है, वो प्लास्टिक रेंज में आ गई है। अब वो प्लास्टिक रेंज में आ गई है तो वापस अब वो अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन नहीं कर पाएगी, ठीक है। हाँ सर, तीसरा पॉइंट को देखते हैं, इफ अ बॉडी रीगेन्स इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप कंप्लीटली एंड इमीडिएटली आफ्टर रिमूवल ऑफ द फोर्स इट इज सेड टू बी परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, ठीक है। इसको हम परफेक्टली इलास्टिक बॉडी बोलते हैं। अगर फोर्स लगाने के बाद, फोर्स हटाने के बाद, लगाने के बाद हटाना है हमको, और हटाने के बाद हम देखते हैं कि कंप्लीटली अपने ओरिजिनल शेप और साइज को वो वापस रीगेन कर लेती है, तो हम बोलेंगे भाई परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। और अगर इसका उल्टा हो, इफ अ बॉडी डज नॉट शो एनी टेंडेंसी टू रीगेन इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप आफ्टर removal of the deforming force it is said to be perfectly elastic, but in practice no body is perfectly elastic and no one is perfectly plastic। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बट इन प्रैक्टिस एक्चुअल कंडीशन में कोई भी बॉडी परफेक्टली इलास्टिक या परफेक्टली प्लास्टिक नहीं होती है। क्लियर बात है? हाँ सर क्लियर बात है। देखो एक बहुत अच्छी बात इसमें की गई है, अगर बॉडी के अंदर ऐसी टेंडेंसी है कि वो अपने ओरिजिनल शेप और साइज को गेन कर ले तो उसको हम बोलते हैं इलास्टिक है वो, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई मुझे ये बताओ कि रबर और स्टील में, क्वेश्चन है मेरा आपसे कि रबर और स्टील में
कौन ज़्यादा इलास्टिक है, रबर और स्टील में कौन ज़्यादा इलास्टिक है, आप ये बताओ। तो आप बोलोगे कि सर रबर ज़्यादा इलास्टिक है, रबर ज़्यादा इलास्टिक है, बट ऐसा नहीं है। स्टील ज़्यादा इलास्टिक होता है एज़ कम्पेयर टू, स्टील ज़्यादा इलास्टिक होता है एज़ कम्पेयर टू रबर, है ना। आगे जाके हम पढ़ेंगे इसके लिए एक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकल कर आएगा, जिसमें स्टील का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी रबर के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से ज़्यादा होगा। क्यों भाई? बाबा फोर्स लगा रहे हैं हम डिफॉर्म करने के लिए, और डिफॉर्मेशन अगर होता है, होने के बाद वो कितनी जल्दी अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आता है, वो भी तो इलास्टिसिटी ही है। अगर आप सोचो, आप स्टील की रॉड को हल्का सा बेंड कर दो, हल्का सा बेंड करो, छोड़ो, अरे पतली सी प्लेट नहीं आती, पतली सी प्लेट आती ना, आपने पतली सी प्लेट को ऐसे मोड़ा, अपनी स्टील को छोड़ दिया, तो फाड़ फाड़ करके वापस सीधी हो जाती है कि नहीं हो जाती है? हो जाती है। लेकिन अगर आप रबर को खींचो और उसको छोड़ो, तो रबर धीरे धीरे, रबर को खींचा, रबर धीरे धीरे अपनी ओरिजिनल शेप और साइज में आएगी, खिंच जाएगी आराम से, लेकिन वो ओरिजिनल शेप साइज पहुंचने में भी थोड़ा टाइम लगाएगी। लेकिन स्टील जो होगा, स्टील की प्लेट को अगर आप मोड़ो हल्का सा, आपने देखा वो नहीं आते पतरे, स्टील के पतरे बोलते हैं, जो दरवाजों पे चढ़ते हैं, आपने देखा होगा। वो स्टील के पत्रों को आप हल्का सा मोड़ो और छोड़ दो, तो वो देखो तुरंत अपने ओरिजिनल शेप साइज में फटाफट करके आ जाएंगे। अपने ओरिजिनल शेप और साइज को बहुत जल्दी रीगेन करता है स्टील। क्लियर है? तो इसलिए हम बोलते हैं कि हमारा जो स्टील है उसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है। आगे जाके एक चीज़ और पढ़ेंगे हम, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये चीज़, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, है ना। अभी नहीं पढ़ रहा है, अभी सिर्फ बता रहा हूँ। इसके कंसेप्ट से भी हम बोल पाते हैं कि स्टील ज़्यादा इलास्टिक क्यों है। हाँ, ये कंसेप्ट मैं आपको आगे जाकर भी बताऊंगा। बस अभी ये बात याद रखो कि स्टील की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, या मैं बोलूँ स्टील ज़्यादा इलास्टिक होता है एज कम्पेयर टू रबर। एग्जाम्पल दूंगा, समझाऊंगा अच्छे से, ठीक है। आगे चल के, अभी हम स्ट्रेस स्ट्रेन को जानते नहीं है, इसलिए मैं उस चीज़ से आपको कंफ्यूज करूंगा नहीं, ठीक है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये लो स्ट्रेस ही आ गया आपके सामने। अब समझते हैं जरा स्ट्रेस क्या होता है। सर स्ट्रेस तो सर मत बताओ, सर पिंकी जो है ना सर, पिंकी जो है सर, वो राहुल से बात कर रही थी सर। आप क्या जानोगे सर स्ट्रेस कितना है मुझे? इतना स्ट्रेस है सर, इतना ज़्यादा डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया ना सर मेरे ऊपर, कि मैं अपना ओरिजिनल शेप और साइज़ तो रीगेन कर ही नहीं पा रहा। मुझे पिंकी से उम्मीद नहीं थी कि पिंकी मेरे साथ ऐसा करेगी, है ना। ये वो वाला स्ट्रेस नहीं है। हाँ, वो भी एक स्ट्रेस है, मैं मानता हूँ, ऐसा नहीं है। पिंकी ने अगर राहुल से बात कर ली, नहीं करनी चाहिए थी, वो भी एक टाइप का स्ट्रेस है। लेकिन क्या करें यार, वो तो पिंकी है ना, पिंकी की मर्जी है, पिंकी राहुल से बात करे, पिंकी सत्यम से बात करे, समझ रहे हो कि नहीं। लेकिन उससे जो स्ट्रेस आपके अंदर आ रहा है वो हमको नहीं पढ़ना, हमको कुछ और टाइप का स्ट्रेस पढ़ना है। चलिए उसको समझते हैं, है ना। पढ़ाई का स्ट्रेस हो गया, जीवन का स्ट्रेस हो गया, नौकरी का स्ट्रेस हो गया, छोकरी का स्ट्रेस हो गया, ये भी स्ट्रेस होते हैं, लेकिन उसके लिए कोई कैलकुलेशन अभी हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो जिसकी है पहला उसके बारे में बात कर ले। आ जाओ अंग्रेजी पढ़ते हैं। द internal restoring force set up per unit area of resisting area is called stress, as the restoring force is equal and opposite to the external force deforming force, therefore। अरे बाप रे, क्या लिखा है सर? कुछ समझ नहीं आया, मुझे भी नहीं आया, इसलिए मैं आपको अपने तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। आओ, हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन टाइप की एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक बहुत ही बेहतरीन ऑब्जेक्ट है। ये करके दिखाओ, ये अरे ये करके दिखाओ। चलो, इस पे मैंने फोर्स लगा दिया F, ये मैंने फोर्स लगाया, है ना। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है AC, ठीक है ना। क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज दी क्रॉस सेक्शनल एरिया। आप कहीं भी काटोगे, यहाँ से काट दो, आप यहाँ से काट दो, आप यहाँ से काट दो, हर जगह आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या मिलेगा? यही मिलने वाला है, ठीक है। हर जगह आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया यही मिलने वाला है, ठीक है ना। हाँ, तो इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। अच्छा, लिख देता हूँ भाई ताकि आप भूलो नहीं, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। हाँ, ये है क्या भाई? फोर्स। अब देखो, जब आपने इस ऑब्जेक्ट पर एक F फोर्स लगाया, इस ऑब्जेक्ट पर मान लो आपने F फोर्स लगाया, है ना। F फोर्स लगाने के बाद क्या हुआ होगा? F फोर्स लगाने के बाद अगर आप मटेरियल के अंदर देखोगे काट के, तो आपको दिखेगा, क्या दिखेगा? देखो, ध्यान से सुनना यार, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। बहुत जीवन भर लोगों को कंफ्यूजन रह जाता है कि स्ट्रेस क्या है, फोर्स क्या है, प्रेशर क्या है, कुछ समझ में नहीं आता है, हर जगह फंसे रह जाते हैं, ठीक है। आओ समझेंगे। देखो, यहाँ पे F फोर्स लगा, ठीक,
ये मैंने काटा है, ये सेक्शन काटा है, मान लो ये एक्स एक्स सेक्शन है ना, मैं देख रहा हूँ यहाँ झांक कर देख रहा हूँ, ये हमारा एक्स एक्स सेक्शन है, मैंने काटा हुआ है। ठीक, चलो मैंने देखा कि जैसे ही मैंने एफ फोर्स लगाया तो अंदर जो मॉलिक्यूल्स थे, अंदर जो ये छोटे 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 पार्टिकल्स थे, मॉलिक्यूल्स थे, ये इकट्ठे हो गए और इनने बोला कि भाई हम नहीं हटेंगे अपनी जगह से, तो इनने एक रिएक्शन लगा दिया, एक रिएक्टिव फोर्स लगा दिया। क्या लगा दिया? एक रिएक्टिव फोर्स लगा दिया, इसको मैं एफ आर बोल देता हूँ, है ना, अभी के लिए एफ आर बोल देता हूँ। एक रिएक्टिव फोर्स लगा दिया जो कि अपोजिट डायरेक्शन में था अप्लाइड फोर्स के, और बोला जाता है 97% या बोलूंगा मैं ज्यादातर केसेस में ये जो आपका रिएक्टिव फोर्स होगा ये अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा, बस इसकी डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट होगी, है ना। यहां पर केस आता है, एक होती है अप्लाइड स्ट्रेस, है ना, या मैं बोलूं आपने जो फोर्स लगाया वो किस एरिया पे लगाया? एसी एरिया पे लगाया, ठीक है ना। लेकिन अंदर के जो पार्टिकल थे उनने विद्रोह कर दिया और उन्होंने बोला कि जितना तुम लगाओगे उतना ही हम भी लगा देंगे, तो डिफॉर्मेशन नहीं होगा। आई कि नहीं बात समझ में? हाँ, अगर ये एफ फोर्स बढ़ता गया, इससे ज्यादा बढ़ गया, तो फिर क्या हो जाएगा? डिफॉर्मेशन हो जाएगा, टूट जाएगा हमारा पार्टिकल या मटीरियल। ठीक है, हाँ सर। तो देखो यहां बात हो रही है द इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स सेट अप पर यूनिट एरिया ऑफ द रेजिस्टिंग एरिया। पहले आपने लगाया एफ फोर्स, इसके अगेंस्ट में एक रिस्टोरिंग फोर्स आया जिसको आपने बोला एक ये रिस्टोरिंग फोर्स है, एक ये रिस्टोरिंग फोर्स है। ये रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, रेजिस्टिंग एरिया कौन सा है? ये है ना, जिसको आपने एसी बोला है ना। इसी को आप क्या बोल रहे हो? स्ट्रेस बोल रहे हो। इसी को आप क्या बोल रहे हो? स्ट्रेस बोल रहे हो। ठीक, स्ट्रेस को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो भाई? स्ट्रेस को आप रिप्रेजेंट करते हो सिग्मा से। किससे? सिग्मा से। आई बात समझ में? एक बात ध्यान रखना, स्ट्रेस हमेशा इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया होती है, अप्लाइड फोर्स नहीं होता। ये बात अलग है कि रीस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल एंड अपोजिट टू द एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स ज्यादातर केसेस में, तो हम अप्लाइड फोर्स के बराबर ही रीस्टोरिंग फोर्स को ले लेते हैं। ठीक, बट एक्चुअल में याद रखना स्ट्रेस इज इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाय पर यूनिट डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया, जिसको आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? सिग्मा से रिप्रेजेंट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो रिप्रेजेंट? सिग्मा से। स्ट्रेस इज इक्वल्स टू सिग्मा। ठीक है, हाँ सर। अच्छा, स्ट्रेस की यूनिट क्या होती है? फोर्स अपॉन एरिया है, फोर्स न्यूटन, एरिया इज मीटर स्क्वायर, तो इसकी यूनिट क्या होगी? एसआई यूनिट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि पास्कल, रास्कल नहीं, पास्कल। ठीक, ओके सर। और क्या बात कर लें, ये कैसी क्वांटिटी है? तो देखो ये एक टेंसर क्वांटिटी है। क्या है भाई? ये एक टेंसर क्वांटिटी है। इट इज अ टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी। सर ये टेंसर क्वांटिटी क्या होती है? अभी आपको इतना जानने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ इतना बता देता हूं। जैसे स्केलर को डिफाइन करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड चाहिए, वेक्टर को डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चाहिए, वैसे ही टेंसर क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए आपको चाहिए मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, और चाहिए प्लेन, किस प्लेन पे वो एक्ट कर रहा है। जब ये तीनों चीजें आप डिफाइन करते हो तब आप बोलते हो कि वो क्वांटिटी क्या है? एक टेंसर क्वांटिटी है। तो याद रखना, स्ट्रेस इज अ टेंसर क्वांटिटी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ टेंसर क्वांटिटी। हम उसको स्केलर लेकर चलते हैं क्योंकि ये एडिशन स्केलर का ही फॉलो करते हैं। अगर आपको स्ट्रेस को जोड़ना होगा, मान लीजिए एक स्ट्रेस आपको दी है 10 मेगापास्कल की, दूसरी स्ट्रेस आपको दी हुई है सिग्मा 2 आपको दिया हुआ है 10 मेगापास्कल की, तो आप जब सिग्मा टोटल निकालना चाहोगे तो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 कर सकते हो, है ना। सीधा सीधा एडिशन ये फॉलो कर लेती है, इसलिए हम इसको स्केलर बोल के कभी सॉल्व कर लेते हैं, है ना। लेकिन एक्चुअल में आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है? टेंसर क्वांटिटी है। क्या इतनी बात आपको क्लियर हुई? हाँ सर, हमको इतनी बात क्लियर हो गई है। हमेशा स्ट्रेस जो होती है वो इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया होती है। ठीक, यहां पर भी आगे जाओगे जब आप अच्छे क्वेश्चंस करोगे तो स्ट्रेस बदलकर नॉर्मल स्ट्रेस बनेगी, ट्रू स्ट्रेस बनेगी, फलाना बनेगी, ठिकाना बनेगी। अभी उसको समझने की जरूरत नहीं है, अभी जो काम की चीज थी वो हमने समझ ली। ठीक है, पक्का? अच्छा सर, स्ट्रेस की यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल। सर जो प्रेशर है वो भी सर न्यूटन पर मीटर होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, पास्कल होता है। तो सर क्या पास्कल बाहर का नाम है, स्ट्रेस घर का नाम है क्या? जैसे हमारा बाहर का नाम अलग होता है, घर का नाम अलग होता है? नहीं नहीं नहीं, नहीं। प्रेशर अलग चीज है, स्ट्रेस अलग चीज है। ध्यान से सुनना, अगर मैं
अगर मैं इस फोर्स से डिवाइड कर दूं इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को, ठीक है, तो वो कहलाएगा प्रेशर। P इज इक्वल्स टू एफ अपॉन ए सी, ठीक है ना। दिस इज द प्रेशर, दिस इज द प्रेशर। प्रेशर हमेशा अप्लाइड होता है, स्ट्रेस जनरेट होती है। जब तक आप बाहर से कुछ नहीं लगाओगे, जब तक आप डिफॉर्म करने की कोशिश नहीं करोगे, स्ट्रेस जनरेट नहीं होने वाली है। देखो मैंने डिफॉर्म करने की कोशिश की, तब जाके इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट हुआ। जब तक मैं डिफॉर्म नहीं करूंगा, रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट नहीं होगा। ये पक्की बात है ना? पक्का? हाँ सर। सर एक चीज और मेरे दिमाग में आई, मैं पूछ लूं क्या आपसे? हाँ सर पूछो। हाँ हाँ बताओ बेटा, क्या दिमाग में आया? तो आपने बोला सर अगर ऐसा होता आपका ऑब्जेक्ट, ऐसा ऑब्जेक्ट होता और इस पे इस तरीके से फोर्स लग रही होती, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया AC होता, तो इस पे रीस्टोरिंग फोर्स कैसा होता सर? देखो इस पे फिर रीस्टोरिंग फोर्स कैसा होता, यहाँ पे कैसा था जब आपने इसको बाहर खींचा था, तो रीस्टोरिंग फोर्स कैसा था? देखो ऐसे खींच रहा था इसको, ठीक है। जब इसको आप दबाने की कोशिश करोगे, जब इसको आप दबाने की कोशिश करोगे तो रीस्टोरिंग फोर्स कैसा होगा अंदर क्रॉस सेक्शन पे? कैसा होगा क्रॉस सेक्शन पे? बाहर की तरफ। कैसा होगा? बाहर की तरफ, इस तरीके से, ठीक है। पक्का 100%। इसी को हम बोल देंगे भाई कि ये टेंसाइल स्ट्रेस है और वो कंप्रेसिव स्ट्रेस है। डायरेक्शन होती है बाबा, इसमें भी डायरेक्शन होती है, मैंने बताया ना, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन भी होती है, प्लेन भी होता है। तो आपको टेंसाइल स्ट्रेस भी सुनने को मिलेगी जो टेंशन वाले नेचर की होगी, कंप्रेसिव स्ट्रेस भी सुनने को मिलेगी जो कंप्रेशन वाले नेचर की होगी, ठीक है। पक्का 100%। चलो ठीक है, आ गई बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। इसको भी क्लियर कर दूं, चलो। हाँ सर आगे बढ़े, आओ। स्ट्रेस के बाद आपको पढ़ना है स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है? देखो यार, स्ट्रेन पढ़ने के बाद मैं एक बहुत ही बड़ा दुनिया का एक जो अच्छा क्वेश्चन है वो आपसे पूछूंगा। स्ट्रेन होता है व्हेन अ डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, द बॉडी अंडरगोज अ चेंज इन साइज एंड शेप, सो स्ट्रेन कैन बी डिफाइंड एज। स्ट्रेन जिसको ये ई नहीं, मैं तो इसको बोलता हूँ एप्सिलॉन। क्या बोलता हूँ मैं इसको? एप्सिलॉन बोलता हूँ यार, है ना, ऐसे, ये ऐसा एप्सिलॉन बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? एप्सिलॉन। चलो, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन समझते हैं इसको। मान लीजिए हमारे पास कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी है? L है। इसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी है भाई? L है ना। चलो मान लो यहाँ से फिक्स भी है, इस पर मैंने F फोर्स लगाया, और F फोर्स लगाने के बाद मैंने क्या ऑब्जर्व किया, जरा देखना। F फोर्स लगाया और F फोर्स लगाने के बाद ये ऑब्जर्व किया कि ये जो ऑब्जेक्ट था ये थोड़ा सा लंबा हो गया और यहाँ तक आ गया, ठीक है ना, कुछ ऐसा हो गया, ये खिंच के कितना बढ़ गया? डेल एल इतना आगे बढ़ गया, ठीक है। तो अब आप मुझे बताओ, क्या इसमें आप मुझे ओरिजिनल डायमेंशन बता सकते हो कितना है? हाँ सर, ओरिजिनल डायमेंशन L है, शुरुआती डायमेंशन इतना था। चेंज इन डायमेंशन बता सकते हो कितना है? हाँ सर, डेल एल है, ठीक है। तो आप मुझे स्ट्रेन बता सकते हो यहाँ पर स्ट्रेन कितना होगा? तो आप बोलोगे सर यहाँ पर स्ट्रेन होगा डेल एल बाय एल, ठीक। दिस इज द वैल्यू ऑफ स्ट्रेन, ठीक। चलो, स्ट्रेन इज नथिंग बट चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चलो, अब चेंज इन लेंथ की यूनिट क्या होगी? वो भी mm में होगी, है ना। अब मीटर में तो चेंज नहीं हो सकता। अगर आपने इसको खींचा तो ऐसा नहीं कि 1 मीटर खिंच जाएगा, थोड़ा सा डिफॉर्मेशन दिखाएगा, थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, थोड़ी सी लेंथ लंबी होगी। अगर इस पेन पे मैं बहुत तेज फोर्स लगाऊं तो ये पेन थोड़ा सा लंबा होगा, तो डेल एल की वैल्यू mm में आने वाली है ना। तो mm, तो हम लेंथ नीचे भी किस में ले लेंगे? mm में, तो यूनिट कट जाएगी mm। तो भाई हमको समझ में आ गया कि स्ट्रेन इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी। स्ट्रेन इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी। लेकिन कभी कभी आपको स्ट्रेन ऐसे लिखी हुई मिलेगी, देखो ऐसे लिखी हुई है 0.006 mm पर mm, है ना। तो घबराना मत, ये भी डायमेंशन लेस ही है, डायमेंशन लेस ही है बाबा, इसमें कोई डायमेंशन नहीं है इसके पास, ठीक है। हाँ सर समझ में आ गया। अब देखो बहुत सारी चीज़ें होती है कि अगर हम उसको फोर्स से खींचेंगे तो हो सकता है इसका डायमेंशन ऐसे भी कम हो रहा हो, ये पतली चौड़ी थी पतली हो रही हो, वो बात की बात है। अभी हम इसको 1 डायमेंशन में कंसिडर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 1 डायमेंशन में कंसिडर कर रहे हैं कि बाकी किसी डायमेंशन में कोई भी शेप में चेंज नहीं आया है, ऐसा मान रहे हैं, है ना। चलो, अजम्पशंस है। चलिए भाई, इतना समझ में आया आपको? हाँ सर, हमको स्ट्रेस समझ में आया, हमको स्ट्रेन समझ में आया। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है जो मैं आपसे चाहूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ, पहले स्ट्रेन आया या स्ट्रेस? जैसे मुर्गी आई या क्या बोलते हैं, मुर्गी आई या अंडा, पहले क्वेश्चन है ना बहुत बड़ा। वैसे ही क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि पहले स्ट्रेस आता है कि पहले स्ट्रेन आती है? मैं कमेंट बॉक्स में इंतजार करूंगा, मुझे बताना। मैं चाहता हूं इसका आंसर आप लोग दो, मैं नहीं दूंगा, आप दोगे इसका आंसर कॉमन सेंस से मुझे बता के कि पहले स्ट्रेन आया या पहले स्ट्रेस।
इसका आप वीडियो को स्क्रीनशॉट ले लो, उसको शेयर कर दो हर जगह अपने दोस्तों के बीच में, है ना। इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन ऑफ द ईयर है कि पहले स्ट्रेन आया या स्ट्रेस। ठीक है, चलो नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा पक्का कि इसका आंसर क्या है। तब तक मैं आपके कमेंट बॉक्स में जवाब का इंतजार करूंगा। आगे बढ़ते हैं, आओ अब हमको टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन्स देखना है। जितने टाइप की स्ट्रेसेस होंगी उतने ही टाइप के स्ट्रेन्स होंगे। ठीक है, जितने टाइप की स्ट्रेसेस होंगी उतने ही टाइप के स्ट्रेन्स होंगे। आ जाओ, स्ट्रेन मतलब वो स्ट्रेन नहीं जो भी कोरोना वोरोना के चल रहे हैं, है ना, वो स्ट्रेन नहीं। चलो, डिपेंडिंग ऑन द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस एंड करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन्स। 3 टाइप के स्ट्रेसेस होते हैं और 3 टाइप की स्ट्रेन्स होती हैं। पहला है डायरेक्ट और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। डायरेक्ट स्ट्रेस और डायरेक्ट स्ट्रेन। डायरेक्ट स्ट्रेस है तो डायरेक्ट स्ट्रेन भी होगी। क्या होती है? डायरेक्ट स्ट्रेस में 2 टाइप की स्ट्रेस होती है, टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस। अभी मैंने आपको बताया था। देखो, ये एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर मैंने एफ फोर्स लगाया, अंदर देखा काट के मैंने क्या चल रहा है, तो भाई बाहर की तरफ ये इसको खींचना चाह रहा है इधर, तो अंदर रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में। ये इसको इधर खींचना चाह रहा है तो अंदर रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में। लेकिन ये पार्ट कहीं जा थोड़ी ना रहा है, ये तो वहीं रुका हुआ है। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे भाई? बराबर होंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे और ये वापस वैसे के वैसे बन जाएंगे। फ्री बॉडी डायग्राम है। ठीक है, ठीक है सर। इस टाइप की स्ट्रेस को आप क्या बोलते हो? देखो, अगर आप इस एलिमेंट को देखो तो इस पे एक बाहर फोर्स लग रहा है और यहाँ देखो तो इस पे बाहर फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा? तो ये दोनों फोर्सेस क्या करना चाह रहे हैं? खींचना चाह रहे हैं इस ऑब्जेक्ट को। हाँ, तो हम बोलेंगे कि ये टेंसाइल नेचर की स्ट्रेस है। कैसी स्ट्रेस है? टेंशन जनरेट करना चाह रही है, तो ये टेंसाइल नेचर की स्ट्रेस है। पक्की बात है? हाँ सर। दूसरा केस देखेंगे, इसमें आप देखो कंप्रेसिव फोर्स लगा रहे हो। कैसा फोर्स लगा रहे हो? दबाने की कोशिश कर रहे हो, कंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो। तो जैसे ही आपने इसको कंप्रेस करने की कोशिश की तो ये देखो क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है, इसको अपोज कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में लगने लगा। देखो, ये बाहर लग रहा था तो ये देखो बाहर इसको खींच रहा था, है ना। तो ये अंदर लग रहा है तो ये अंदर दबाने की कोशिश कर रहा है। हाँ कि ना? हाँ सर, ठीक है। सिमिलरली यहाँ भी वैसा ही हो रहा है ना। तो इसको हम बोलेंगे कि ये कैसी स्ट्रेस लग रही है? ये लग रही है कंप्रेसिव स्ट्रेस। कैसी स्ट्रेस लग रही है? ये कंप्रेसिव स्ट्रेस। क्लियर? पक्का? 100%? हाँ सर, 100%, है ना। तो हमने डायरेक्ट स्ट्रेसेस के 2 टाइप देख लिए, एक तो टेंसाइल स्ट्रेस देख लिया और एक कंप्रेसिव स्ट्रेस देख लिया। एक बात याद रखना कि इसमें हम अभी 1 डायमेंशन की ही बात कर रहे हैं। हम इसमें अभी 1 डायमेंशन की ही बात कर रहे हैं। ऊपर के डायमेंशन में कोई भी चेंज हो, हमें उससे लेना देना नहीं है। पक्की बात है? देखो ना, लॉन्गिट्यूडनली तो लग रहा है। देखो, डायरेक्ट स्ट्रेस में हमेशा आपका जो फोर्स होगा वो लॉन्गिट्यूडनल लगेगा, लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है। अगर मैं ऑब्जेक्ट ऐसा बना दूं, ऐसा, तो ये फोर्स लॉन्गिट्यूडनल बन जाएगा। ये फोर्स क्या बन जाएगा? लॉन्गिट्यूडनल। तो आप फोर्स देखकर बता सकते हो कि कैसी स्ट्रेस जनरेट होने वाली है। यहाँ पर कैसी स्ट्रेस जनरेट होगी? यहाँ पर जनरेट होगी टेंसाइल स्ट्रेस। और अगर मैं इस ऑब्जेक्ट में ऐसा फोर्स लगा दूं, तो ऐसा फोर्स लगा दूं, ये देखो, तो कैसी स्ट्रेस जनरेट होगी? कंप्रेसिव स्ट्रेस। हर बार सेक्शन काट के देखने की जरूरत नहीं है, आप लगे हुए फोर्स को देखकर बता सकते हो कैसी स्ट्रेस जनरेट होने वाली है। देखो, ऐसे बाहर की तरफ फोर्स लगे हैं तो क्या जनरेट हुई? टेंसाइल। अंदर की तरफ लग रहे हैं तो क्या जनरेट हुई? कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक, यूनिट वही है, यूनिट में कोई भी अंतर नहीं है। चलो, अब ये हो गई कंप्रेसिव स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेस की बात। मैं आपसे पूछता हूं, क्या ऐसे ही आप स्ट्रेन के बारे में बता सकते हो? हाँ सर, बिल्कुल बता सकते हैं। डायरेक्ट स्ट्रेन की अगर हम बात करें तो डायरेक्ट स्ट्रेन में आपके ऑब्जेक्ट पर मान लो ये एफ फोर्स लगा, ऐसा ही सेम ऑब्जेक्ट, वही सेम ऑब्जेक्ट, देखो वही सेम ऑब्जेक्ट, एफ फोर्स लगाया आपने। एफ फोर्स लगाने के बाद उसमें चेंज इन लेंथ आ गई। क्या गई? चेंज इन लेंथ आ गई। बढ़ रहा है, इसमें लेंथ बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी सर, बढ़ेगी। ये एल लेंथ थी, एल लेंथ बढ़ के क्या बढ़ गई भाई? डेल एल लेंथ आगे बढ़ गई। ये देखो इतना लंबा हो गया, खिंच गया आगे, है ना। तो हम बोलेंगे ये टोटल एल प्लस डेल एल हो गया। टोटल लेंथ अब कितनी हो गई? एल प्लस डेल एल हो गई। हाँ सर, चलो, तो हम बोलेंगे कि बताओ इसमें स्ट्रेन कितना है? तो आप बोलोगे सर इसमें डायरेक्ट स्ट्रेन है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ की। ठीक है, और इसमें चेंज इन लेंथ क्या है? पॉजिटिव है। इसमें चेंज इन लेंथ क्या है? पॉजिटिव है। अगर हम इस केस को देखें, इस केस में आप क्या कर रहे हो? ऑब्जेक्ट पर कंप्रेसिव फोर्स लगा रहे हो, तो बताओ क्या होगा? तो सर कंप्रेसिव फोर्स लगाने से पता है आपको क्या होगा? कंप्रेसिव फोर्स लगाने से कुछ ऐसा होने वाला है। देखिए सर, ये आपके पास रॉड है, इस पर आपने कंप्रेसिव फोर्स लगाया, ये एफ। थोड़ी देर बाद मैं ये देखूंगा सर कि ये जो रॉड है ना सर, जिसकी ओरिजिनल लेंथ एल थी, थोड़ी देर बाद वो इतनी हो जाएगी।
थोड़ी देर बाद वो इतनी बचेगी और ये कितनी होगी, L माइनस डेल L होगी कि नहीं होगी? हाँ सर। तो क्या आप इसमें मुझे स्ट्रेन बता सकते हो कितना होगा? तो आप बोलोगे हाँ सर इसमें मैं स्ट्रेन बता सकता हूँ। स्ट्रेन होगा सर इसमें चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो ये होगा माइनस डेल L अपॉन L, नेगेटिव आएगी। ये कैसी आएगी भाई? नेगेटिव आने वाली है। पक्का 100%? हाँ सर नेगेटिव आने वाली। ये बताएगी कि आपने कंप्रेसिव फोर्स लगाया था इसलिए आपकी लेंथ ओरिजिनल लेंथ से कम आ चुकी है। और कितना चेंज आया है उसमें? देखो कितना चेंज आएगा, L माइनस डेल L माइनस L। तो ये कट जाएगा इससे, तो बचेगा ये माइनस डेल L अपॉन L, ये आ जाएगी नेगेटिव में। ये भी क्या है भाई? हमारी डायरेक्ट स्ट्रेन है। क्लियर? पक्का 100%? फोर्स कैसे हैं? अभी भी लॉन्गिट्यूडनल है। चलो सर समझ में आ गया? बिल्कुल सर समझ में आ गया, कोई भी दिक्कत इसमें हमको नहीं है। चलिए, तो जैसे डायरेक्ट स्ट्रेस पढ़ी वैसे ही हमने डायरेक्ट स्ट्रेन पढ़ी। आओ आगे चलते हैं। अब देखो नॉर्मल स्ट्रेस एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब देखो इसको समझने की कोशिश करो। हम आगे जाके पास्कल लॉ पढ़ने वाले हैं, हम आगे जाके हाइड्रोस्टैटिक पढ़ने वाले हैं। हम ये जानते हैं कि जब भी पानी में कोई ऑब्जेक्ट डाला जाएगा उस पर चारों तरफ से एक यूनिफॉर्म फोर्स लगे, एक जैसा फोर्स लगने वाला है। नहीं आई बात समझ में? मान लो एक ऑब्जेक्ट है, पास्कल भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, अभी आपने पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं जो बता रहा हूं वो एकदम सच है। ये बात सुनो, मेरा नाम ही सत्यम है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ठीक है? चलो सर कैसी बात करते हो, आपने इतना झूठ बोला होगा। पहला ही सबसे बड़ा झूठ आपने बोल दिया कि आपका नाम सत्यम है और आप झूठ नहीं बोलते। क्या सर, क्या सर। चलो, ये एक टैंकर था, इस टैंकर में हमने क्या किया, वाटर भरा, और इस वाटर वाले टैंक में हमने क्या डाल दिया भाई, एक ऑब्जेक्ट डाल दिया हमारा, है ना? आगे जाके हम इस चीज़ को पढ़ेंगे प्लीज़, है ना? इसको दिमाग में मत ले लेना कि अरे सर ये तो आपने पढ़ाया नहीं है, आगे जाके पढ़ेंगे। तो देखो इस पे क्या होगा, हर जगह से एक ऐसा फोर्स लगने वाला है, एफ फोर्स। सेम फोर्स हर जगह से लगेगा, सेम मैग्नीट्यूड का, लेकिन देखो किस नेचर का है, कंप्रेस कर रहा है, कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, देखो दबाने की कोशिश कर रहा है, हाँ कि ना? हाँ सर। और आप ये भी देखो कि ये जो फोर्स लग रहा है ये हर छोटे छोटे डीए एरिया में लग रहा है। किस एरिया में लग रहा है? हर छोटे छोटे डीए एरिया में लग रहा है कि नहीं? हर देखो हर छोटे छोटे एरिया में लग रहा है, ठीक है ना? हम जानते हैं कि फोर्स पर यूनिट एरिया क्या कहलाता है, प्रेशर कहलाता है। प्रेशर क्या होता है भैया? प्रेशर जो होता है वो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, और ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। प्रेशर क्या होती है भाई? एक स्केलर क्वांटिटी होती है। देखो स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसकी डायरेक्शन ऑलरेडी डिफाइंड है बाबा, डायरेक्शन की इसकी बात हम करते नहीं। अगर मैं आपसे बोलूंगा कि इस बोर्ड पे प्रेशर लगाओ तो आप क्या करोगे? सीधे हाथ लगा के दबा दोगे। आपको मैंने बोला कि दबाओ इसको, मैंने तो बोला प्रेशर लगाओ। प्रेशर के साथ एक डायरेक्शन ऑलरेडी फिक्स्ड है दबाने की, इसलिए हम बोलते हैं कि वो एक स्केलर क्वांटिटी है, उसकी डायरेक्शन और कुछ हो ही नहीं सकती। अगर मैं इस बोर्ड को खींचने की कोशिश करूंगा तो प्रेशर थोड़ी ना लगा रहा हूँ, प्रेशर तो मैं हमेशा ऐसे दबा के लगाता हूँ, ठीक है? प्रेशर क्या है? स्केलर क्वांटिटी। अब देखो ये फोर्स पर यूनिट एरिया, ये फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, हर जगह मिलकर क्या बनाएगा? एक प्रेशर बनाएगा। क्या बनाएगा? प्रेशर बनाएगा, ठीक? और इसके कारण क्या होगा? इसके कारण ये होगा कि हमारा जो ऑब्जेक्ट था उसका शेप कुछ इस तरीके से कम हो जाएगा, है ना? ये उसका इनिशियल शेप था आई, और ये उसका फाइनल शेप हो जाएगा। कम हो गया। क्यों कम हुआ? क्योंकि चारों तरफ से उस पर एक यूनिफॉर्म प्रेशर लग रहा था। देखो ये देखो, ये ऑब्जेक्ट है V वॉल्यूम का, उस पर हर जगह से देखो एफ 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 लगा, उसका देखो शेप चेंज नहीं हुआ, उसका शेप चेंज नहीं हुआ क्योंकि हर जगह से लगने वाला फोर्स एक जैसा था ना, शेप चेंज नहीं हुआ। हाँ ये बोल सकता हूँ कि वो शेप वैसे का वैसे ही होके कम हो गया, तो उसका वॉल्यूम क्या कर गया? गिर गया। वॉल्यूम क्या कर गया? गिर गया, हाँ कि ना? हाँ। तो ये जो नॉर्मल स्ट्रेस है ये कैसी स्ट्रेस हुई बाबा? कैसी स्ट्रेस हुई? जो नॉर्मली ऐसे लग रही है। पक्का? फोर्स अपॉन एरिया। अभी जो एफ फोर्स लगा होगा इसके कारण एक रीस्टोरिंग फोर्स भी जनरेट हुआ होगा, तो वो जो रीस्टोरिंग फोर्स है सिग्मा एन, नॉर्मल स्ट्रेस इज रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, इट इज नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक सर, क्या डायरेक्ट स्ट्रेस एक नॉर्मल स्ट्रेस नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। क्या डायरेक्ट स्ट्रेस एक नॉर्मल स्ट्रेस नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है आपके पास, देखो ऑब्जेक्ट ऐसा है, उस पर आपने ये फोर्स लगाया, तो क्या ये इस सरफेस पे नॉर्मल नहीं है? बिल्कुल नॉर्मल है। इस सरफेस पे क्रॉस सेक्शनल एरिया पे क्या नॉर्मल नहीं लग रही है? बिल्कुल नॉर्मल लग रही है। तो इसके द्वारा जो स्ट्रेस जनरेट होगी सिग्मा इज इक्वल्स टू
रिएक्टिव फोर्स अपॉन एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया इज ऑल्सो नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक, चलो अब नॉर्मल स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हमको देखना है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है बाबा, नाम में ही वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है। जब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन या डायरेक्ट स्ट्रेन थी तो हमने बोला था कि उसमें चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ होगा, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन होगा। यहां पर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है, मतलब चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम होगा। क्या होगा बाबा, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो मैं यहां लिखना चाहता हूं कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इसको आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, इस तरीके से, एप्सिलॉन वी। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, ओरिजिनल वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम। चलो ये हो गया हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, आ गई दिमाग में बात, ये चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। बहुत बढ़िया सर, ठीक है, ये हो गई हमारी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात। कुछ भी नहीं था इसमें, आगे बढ़े। आपने लिख लिया होगा, लिख लिया सर, आगे बढ़ो, आ जाओ नेक्स्ट। जो चीज मैंने आपको बताई उसी का थ्योरी है यहाँ पर कि व्हेन अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म फोर्स from all possible directions and shape of the body does not change, then the corresponding stress is called normal stress. ठीक, when a body is placed inside fluid it is subjected to uniform pressure from all around, है ना। ये फ्लूइड की बात कर रहा है, जब आप उसको फ्लूइड में डालोगे तो क्या करेगा भाई, यूनिफॉर्म प्रेशर पे होगा, हर जगह से यूनिफॉर्म प्रेशर लग रहा होगा। तो प्रेशर आप लिख सकते हो F/A, ठीक, और आप एप्सिलॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या लिख सकते हो, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, ये चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। चलिए, खुद ही लिख के बता दी मैंने, तो कोई जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड टाइप का स्ट्रेस और थर्ड टाइप की स्ट्रेन। थर्ड टाइप का स्ट्रेस है शियर स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेन। ठीक है, देखो नॉर्मल स्ट्रेस था, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस था तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन थी, नॉर्मल स्ट्रेस था, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन थी, और हमारे पास अब आ गया है शियर स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेन। ठीक, चलिए, जब आप हुक्स लॉ पढ़ोगे ना तो हुक्स लॉ में मैं आपको इस चीज को और अच्छे से रिलेट करके बताऊंगा कि अच्छा ऐसा ये होता है, इसमें ये होता है, इसमें ये होता है। अभी बस ओवरव्यू चल रहा है, तो अभी आप टेंशन बिल्कुल भी मत लो, ये सारी चीजें आपके सामने घूमकर फिर से आगे आने वाली हैं। चलो, व्हेन फोर्स एक्ट्स इन सच अ वे दैट इट चेंजेस द शेप ऑफ द बॉडी। चलो अंग्रेजी ठीक है, अच्छा लिखा हुआ है यार। एग्जाम्पल देखो, मान लीजिए एक बुक है, क्या है, एक मोटी सी बुक है। बुक रखी है क्या यहाँ पर? नहीं, चलिए अभी यहाँ मोटी सी बुक नहीं है तो कोई बात नहीं। मान लीजिए, चलो ये आप इसको एक बुक मान लीजिए, ठीक है ना। ये रखी हुई है किसी सरफेस पे, मैंने इसको सिर्फ फिक्स कर दिया है, सरफेस पे फिक्स कर दिया है, और इस पर ऊपर टेंजेंशियल फोर्स लगा रहा हूँ मैं। क्या लगा रहा हूँ? टेंजेंशियल फोर्स लगा रहा हूँ। तो क्या होगा, देखो ये रखी हुई है एक बुक, इस पर मैंने क्या किया, ये फोर्स की डायरेक्शन गलत लगी हुई है भैया, ये फोर्स की डायरेक्शन बिल्कुल सरासर गलत है। हम इस फोर्स को नहीं देखेंगे, हम यहाँ देखेंगे। ये जो टेंजेंशियल फोर्स लगा हुआ है, कहाँ लगा हुआ है? टेंजेंशियल, सरफेस से टेंजेंट छू कर जाते हुए, ये देखो एफ फोर्स लगा है, एफ टी फोर्स बोलूंगा मैं इसको। ये सरफेस पर लगा है, ये क्या कर रहा है? डिफॉर्म कर रहा है। देखो ये क्या कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट के शेप को डिफॉर्म कर रहा है। पहले ऐसा था क्यूब, अब देखो रेक्टेंगल है, ये तो हमारा क्यूबॉइड ऐसा था, और इसके बाद वो ऐसा हो गया। उसका जो ये वाला फाइबर था, ये वाला जो फाइबर था वो ऐसा चला गया। देखो आप, ये फाइबर ऐसा था, मान लो इसका नाम दे देते हैं OA, तो ये OA डैश बन गया, है ना। ये फाइबर ऐसा था, ये फाइबर ऐसा हो गया, तो कितना एंगल हो गया, ये मान लिया हमने फाई एंगल। इसी को हम बोलते हैं क्या, इसी को हम आगे जाके बोलेंगे शियर स्ट्रेन। क्या बोलेंगे हम इसको? शियर स्ट्रेन। चलिए, बात की बात है वो, तो पहले शियर स्ट्रेस समझे क्या है। तो देखो बाबा, शियर स्ट्रेस मतलब टेंजेंशियल स्ट्रेस भी बोला जाता है इसको। शियर स्ट्रेस को आप क्या बोलते हो? टेंजेंशियल स्ट्रेस भी बोलते हो। शियर स्ट्रेस को आप क्या बोलते हो? टेंजेंशियल स्ट्रेस भी बोलते हो। टेंजेंशियल स्ट्रेस भी बोलते हो, है ना। हाँ ठीक है, क्यों बोलते हो? क्योंकि इसमें टेंजेंशियल फोर्स का इन्वॉल्वमेंट होता है ना। तो शियर स्ट्रेस को आप बताते हो टाउ से, और वो होता है FT अपॉन जिस एरिया पे वो टेंजेंशियल फोर्स लग रहा हो। तो वो किस एरिया पे लग रहा है? वो इस एरिया पे लग रहा है। देखो ये है, दिस इज द AC, दिस इज द AC। तो शियर स्ट्रेस इज नथिंग बट FT बाय AC। पक्का? हाँ सर। इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट भी होने वाली है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही। ठीक है, चलो। शियर स्ट्रेस लगने से किस टाइप का स्ट्रेन आएगा? शियर स्ट्रेन आएगा। और वो कैसा है? वो ऐसा है, देखो डिफॉर्मेशन जो हुआ है ना, फाइबर में जो डिफॉर्मेशन हुआ है, ये फाई, दिस इज शियर स्ट्रेन। पक्का? हाँ सर। देखो फाई, ठीक है, फाई जो है शियर स्ट्रेन है हमारा, या आप इसको बोल सकते हो फाई इज शियर स्ट्रेन, शियर
स्ट्रेन, जिसको आप कैसे निकाल सकते हो, tan phi इज इक्वल्स टू, tan phi इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, del L अपॉन L, del L अपॉन L, दिस इज द टोटल लेंथ L, ठीक है, del L अपॉन L, tan phi इज इक्वल्स टू चेंज इन लेंथ अपॉन L। क्लियर, समझ में आया? हाँ सर समझ में आ गया। अच्छा, ये जो फाई आपको मिलेगा ये किस में मिलेगा भाई, रेडियन में। किस में रहेगा ये, रेडियन में। हाँ, जो पुट करोगे आप तो याद रखना आपको किस में पुट करना है, रेडियन में पुट करना है। पक्की बात है सर? पक्की बात है। चलो, तो यहां हम समझ गए सबसे अच्छी बात कि 3 टाइप की स्ट्रेस है हमारे पास और 3 टाइप की स्ट्रेन है हमारे पास, ठीक है ना। एक है हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, एक है हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, है ना। इसमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में आपकी टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस आ जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या था भाई, उसके बाद हमने देखा कि हमारे लिए एक नॉर्मल स्ट्रेस भी था, है ना, उसको आप प्रेशर बोल रहे थे वहां पर, क्योंकि वो क्या हुआ था, एक फ्लूइड में, एक लिक्विड में हमने क्या कर दिया था, सबमर्ज करा दिया था। चलिए, नॉर्मल स्ट्रेस एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की हमने बात कर ली, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की हमने बात कर ली, एंड थर्ड हमने बात कर ली shear stress and shear strain की, shear stress and shear strain की, shear stress and strain की, stress and shear strain की। क्या ये बातें आपको समझ में आ गई हैं? हाँ सर समझ में आ गई, ठीक है। हाँ सर, चलो बढ़िया, वेरी गुड, बहुत ही शानदार, बहुत स्मार्ट लोग हैं आप लोग। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे क्या है, आगे क्या है, आगे 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 देखो क्या है, कितनी शानदार चीज है। मैंने आपको क्या बताया था, आपका फाइबर पहले फोर्स लगने से पहले आपका फाइबर कैसा था, देखो अभी आपको बहुत तेज से हंसी आने वाली है। आपका फाइबर कैसे था पहले, ऐसे था, ये देखो ये फाइबर था, है ना। इस पर आपने टेंजेंशियल फोर्स लगाया तो फाइबर अपनी ओरिजिनल पोजीशन से खिसक कर डिफॉर्म होके कुछ फाई एंगल बना रहा था, हाँ कि ना। मतलब वो बेस से क्या था, बेस से फिक्स था, उसका जो नीचे वाला फेस था वो मैंने फिक्स कर दिया था, और ऊपर वाला फेस उसका आगे जा रहा है, देखो ऐसे आगे जा रहा है। मान लो मेरे पैर फिक्स कर दिए और मैं ऐसे आगे जा रहा हूँ, ठीक, मेरे पैर ऐसे फिक्स कर दिए और मैं ऐसे आगे जा रहा हूँ, मैं ऐसे आगे जा रहा हूँ, मैं ऐसे आगे जा रहा हूँ। आई बात समझ में? हाँ सर। तो वही चीज़ मुझे याद आई कि ऐसा तो मैंने कहीं देखा है, तो देखो भाई, ये देखो आप, कौन भाई साहब, देखो क्या कर रहा है, ये हो रहा है शियर स्ट्रेन। देखो आप, ये फाइबर था, ओरिजिनल फाइबर है, नहीं आया समझ में? अभी आएगा, देखो ये देखो, ये देखो, ये था ओरिजिनल फाइबर और ये है आपका, देखो 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 देखो, ये है आपका डिफॉर्म्ड फाइबर। तो ये क्या बना, फाई, हाँ कि ना। हाँ, तो लाइफ में हर जगह आप देखोगे ना तो आपको फिजिक्स दिखाई देगी। माइकल जैक्सन साहब को ही नहीं पता होगा कि शियर स्ट्रेन है भैया, शियर स्ट्रेन आ रहा है, वो खुद ही नहीं जानते होंगे। चलिए भाई, कोई बात नहीं, नहीं जानते थे तो हम तो जान गए हैं। आगे बढ़ते हैं। अब डिफरेंट टाइप ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की हमको बात करनी है। बाबा, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, हमको तो यही नहीं पता। अच्छा, आपको यही नहीं पता, तो अभी आपने हुक्स लॉ नहीं पढ़ा। हाँ, हुक्स लॉ आप पढ़ोगे तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को जान जाओगे। चलो, तो मैं आपको यहाँ पर एक ब्रीफ इंट्रो दे देता हूँ कि देखो जो स्ट्रेस होती है, अरे पीले कलर का पेन कैसे दिखेगा सर, हमको लाल पेन दिखाओ, लाल पेन देखो। चलो आओ, तो मैंने आपको ये बताया कि जो स्ट्रेस होती है ना बाबा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। क्यों सर? बाबा, जितना ज्यादा स्ट्रेन आप लेकर आओगे, जितना ज्यादा डिफॉर्मेशन आप लेकर आओगे, मटेरियल उतना ज्यादा रेजिस्टेंस दिखाएगा, उतना ज्यादा रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट करेगा। तो उतने ज्यादा रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया को आप स्ट्रेस बोलोगे। तो जितना ज्यादा आप स्ट्रेन लाने, जितना ज्यादा डिफॉर्मेशन लाने की कोशिश करोगे, मुझे जितना ज्यादा मेरे हाथ को आप खींचोगे, मुझे उतना ज्यादा दर्द होगा। समझ रहे हो? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों चीजें। ऐसा बोलते हैं कि भाई आप जितना ज्यादा अपने आप को लटका के रखोगे, वॉलीबॉल खेलोगे तो आप लंबे हो जाओगे। ऐसा बोलते हैं कि नहीं? बोलते हैं कि नहीं बोलते कि लटको, बहुत ज्यादा लटका करो तो उससे आप लंबे हो जाओगे। बोलते हैं आपके अंदर डिफॉर्मेशन आएगा, आप लंबे हो जाओगे। हाँ हाँ सर, बिल्कुल सही कहा आपने। आप जब लंबे हुए तो आपके अंदर स्ट्रेन आया कि नहीं आया? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ आया कि नहीं आया? स्ट्रेन आया। और जब आपके अंदर स्ट्रेन आ रहा था तो आप जब लटकते थे तो आपके हाथों में दर्द होता था? हाँ सर, होता था। वो क्या था? वो स्ट्रेस था। आपके जॉइंट्स पर स्ट्रेस आता था क्योंकि आप लटकते थे। आई मेरी बात समझ में? आप लंबे हो रहे हो, आप में स्ट्रेन आ रहा है, और स्ट्रेन आने के कारण क्या जनरेट हो रहा है? स्ट्रेस जनरेट हो रहा है। तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि पहले स्ट्रेन आती है या पहले स्ट्रेस?
तो आंसर है हमेशा पहले स्ट्रेन आती है, और स्ट्रेन को रेजिस्ट करने के लिए स्ट्रेस आता है। याद रखना, पहले स्ट्रेन आती है और स्ट्रेन को रोकने के लिए क्या आता है, स्ट्रेस आता है। तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और हुक्स लॉ जब हम लगाएंगे तो हम बोलेंगे इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से, इसको हम एप्सिलन से। तो सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलन, है ना। और जब हम ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे, इक्वालिटी का साइन लगाएंगे, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा इज इक्वल्स टू ई एप्सिलॉन। ठीक है, ये जो ई है, ये जो कैपिटल ई है, इट इज मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। इट इज मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ये बोल सकते हैं, ज्यादा अच्छा ये होगा बोलना, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है ना, ये ब्रीफ इंट्रो है, जब हुक्स लॉ पे आपको लेकर चलूंगा तो और अच्छे से बताऊंगा। बस आप इतना समझ गया कि दिस इज यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। और ये स्टील का ज्यादा होता है कि रबर का ज्यादा होता है, ये स्टील का ज्यादा होता है, बता चुका हूं मैं आपको। ठीक है, चलो बात करते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। भाई 3 टाइप की स्ट्रेसेस थी, 3 टाइप के स्ट्रेन थे, तो 3 टाइप की इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होंगी। ठीक है, चलो कौन कौन सी, एक हो गई यंग्स मॉड्यूलस, एक हो गई बल्क मॉड्यूलस, और एक हो गई मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी यानी कि शियर मॉड्यूलस। ठीक है, पहली बात करते हैं यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की। तो यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी में इसको ये y बोल रहे हैं, मेरी आदत है मैं तो या तो इसको y बोलता हूं या तो मैं इसको e बोलता हूं, है ना। कभी मैं e लिख दूं तो आप इससे परेशान मत हो जाना कि सर आपने इसको e क्यों लिख दिया, है ना। मैं इसको e भी लिख देता हूं, कई बुक्स में आपको EY भी लिखा हुआ मिलेगा, है ना। तो डरने की बात नहीं है, आप जो चाहो वो प्रोनाउंस कर सकते हो। तो चलो E बोलो या y बोलो, इज इक्वल्स टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। यार बात मान लो आपके पास एक रॉड है और वो ऐसे छत से लटक रही है, ये रॉड है और ये छत से लटक रही है, लटकते लटकते लगता है 1 साल हो गया इसको, 1 साल से लटकी हुई थी, मैंने 1 साल बाद देखा तो ये रॉड इतनी लंबी हो गई। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि इस पर लगातार इसका वेट mg एक्ट कर रहा होगा नीचे की तरफ, हाँ सर नीचे की तरफ इसमें mg एक्ट कर रहा हो, जिसके कारण डिफॉर्मेशन आया होगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ये फोर्स इसको अगर आप बोल दो, ये फोर्स इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से अगर मैं डिवाइड करूं, देखो इस फोर्स के कारण क्या हुआ होगा, मटेरियल के अंदर एक इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स जनरेट हुआ होगा, तो एक स्ट्रेस जनरेट हुई होगी, हाँ कि ना, हाँ सर, FR अपॉन ये क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, पता है मुझे कि ये FR आगे जाके F के बराबर ही होगा, तो इसलिए मैं यहाँ पर FR की जगह क्या लिख दूंगा, F लिख दूंगा, मैं बार बार बता चुका हूँ। ठीक है, ये बन गई क्या, स्ट्रेस। कैसी स्ट्रेस है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है। कैसी स्ट्रेस है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। स्ट्रेन की बात करें, स्ट्रेन आएगा क्या, बिल्कुल आएगा। ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, दिस इज द ओरिजिनल लेंथ, ये क्या है, दिस इज द चेंज इन लेंथ, दिस इज द चेंज इन लेंथ। तो आप स्ट्रेन भी बता सकते हो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ करके, दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में आप सिर्फ और सिर्फ अलोंग द लेंथ डिफॉर्मेशन देखते हो सकता है कि लंबा होने के बाद ये जो रॉड है पतली भी हो गई होगी, क्योंकि वॉल्यूम कंजर्वेशन होता है। भाई कोई चीज अगर लंबी हुई है तो मटेरियल कहां से आया होगा, वो रॉड चौड़ी से पतली हुई होगी, इसलिए लंबी हुई है, वॉल्यूम कंजर्वेशन। लेकिन हम उसकी बात अभी नहीं कर रहे हैं, है ना। हम बोल रहे हैं कि थोड़ा कम ही डिफॉर्मेशन आया है, थोड़ा कम ही लंबी हुई है हमारी रॉड, इतनी कम लंबी हुई है कि कोई उसमें कोई पतलापन नहीं हुआ होगा। आई बात समझ में। तो जब भी आप लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात करते हो, आप उसके शेप में चेंज नहीं लाते, आप सिर्फ उसकी लेंथ वेंथ में अलोंग द लेंथ चेंजेस को देखते हो। ठीक है, तो चलो मेरी बात वापस आ जाता हूं अपनी बात पर कि मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज नथिंग बट लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। यहां पर जो मैंने आपको बातें बताई थी, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ये जो मैंने आपको बताया था, ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस था, ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस था, और ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन था। ठीक है, पक्की बात, हाँ सर, चलो ओके, ये हमको समझ में आ गया। इससे हमको क्या मिलता है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। अच्छा, यूनिट क्या होती है, तो सर देखो आपने बोला स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस की यूनिट आप बोलते हो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और स्ट्रेन तो डायमेंशन लेस होता है सर, स्ट्रेन तो डायमेंशन लेस होता है, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, हाँ सर लिख सकते हो, स्ट्रेन तो डायमेंशन लेस होता है। तो E की यूनिट क्या आएगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलन के बराबर। इसकी तो कोई यूनिट नहीं है, तो हम बोलेंगे E की वही यूनिट होती है जो स्ट्रेस की होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि पास्कल, है ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
पक्का 100%। ये एक कांस्टेंट है। व्हाट इज दिस? इट इज अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। चलो बात हो गई किसकी भाई? यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की। आगे बढ़े? हाँ सर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है? उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं के से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? के से। ये क्या होता है? देखो जैसे आपने बोला E इज इक्वल्स टू, एक सेकेंड जरा मेरी बात सुनना। जैसे आपने बोला E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, बोला कि नहीं बोला? ये आपने कब बोला? जब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस लग रहा था, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होती थी। ठीक है, अब केस बदल गया है। अब केस ऐसे बदला है कि ये बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में आप अपने ऑब्जेक्ट को किसी फ्लूइड के अंदर डाल दोगे, किसी लिक्विड के अंदर डाल दोगे, क्या होगा? आपको पता है उस लिक्विड को, उस ऑब्जेक्ट को जो लिक्विड सराउंड करेगा वो हर जगह से यूनिफॉर्म प्रेशर लगाएगा। वो हर जगह से क्या लगाएगा? यूनिफॉर्म प्रेशर लगाएगा। तो स्ट्रेस की जगह क्या आ जाएगा? ध्यान से सुनना, स्ट्रेस की जगह क्या आ जाएगा? प्रेशर आ जाएगा। ठीक, डिवाइडेड बाय ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस था, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन थी, यानी कि डेल एल बाय एल था। हाँ कि ना? हाँ कि ना? हाँ सर। यहाँ पे क्या आएगा? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आएगा। ठीक, नहीं आई बात समझ में? बाबा आपने ऑब्जेक्ट को डाला है पानी के अंदर, फ्लूइड के अंदर, लिक्विड के अंदर, तो वहाँ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आएगा ना, मैंने अभी आपको बताया था। हाँ सर। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। और एक बात बताओ, जब ऑब्जेक्ट पर आप बाहर से यूनिफॉर्म प्रेशर लगाओगे तो ऑब्जेक्ट का शेप साइज कम होगा ना कि बढ़ेगा? कम होगा। तो ये डेल वी क्या आने वाला है? नेगेटिव आने वाला है। तो नेगेटिव के पहले मैं एक नेगेटिव लगा दूंगा तो वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि हमको कांस्टेंट पॉजिटिव चाहिए। क्योंकि हमको कांस्टेंट क्या चाहिए? पॉजिटिव चाहिए। नहीं आई बात समझ में? फिर से समझाता हूँ। इलास्टिक यंग्स मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी होता था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। ठीक, सिग्मा की जगह क्या आपने रखा? सिग्मा की जगह आपने प्रेशर रखा। नॉर्मल स्ट्रेस आ गई, प्रेशर आ गया। ठीक है, तो आपने उसकी जगह क्या रखा? प्रेशर रखा। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की जगह यहां पर क्या आएगा? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, क्योंकि आपने उसको लिक्विड के अंदर रखा है। उसका शेप साइज शेप चेंज नहीं होगा, लेकिन उसका साइज कम हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। हर जगह से यूनिफॉर्म प्रेशर लग रहा है, छोटा हो जाएगा कि नहीं? हाँ, तो वॉल्यूम उसका कम होगा। वॉल्यूम क्या? ये डेल वी की वैल्यू क्या आने वाली है? नेगेटिव आने वाली है। लेकिन भैया ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू नेगेटिव थोड़ी ना ले सकते हैं, तो हम पहले से एक नेगेटिव साइन लगा देते हैं ताकि नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाए? पॉजिटिव हो जाए। तो ये होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, यहाँ होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को आप क्या लिख सकते हो? चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, पहले से एक माइनस लगा देते हैं। तो ये क्या बन जाता है? हमारा बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। आई बात समझ में? हाँ सर, अब समझ में आया। तो दिस इज बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या यूनिट होती है इसकी? के की यूनिट भी होती है भाई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये तो डायमेंशनलेस है। पक्का? हाँ सर। अब देखो अब देखो क्या होता है। एक चीज होती है कंप्रेसिबिलिटी बीटा, एक होती है कंप्रेसिबिलिटी बीटा। बीटा क्या होता है? बीटा इज नथिंग बट 1 अपॉन के। बीटा इज नथिंग बट 1 अपॉन के। ये देखो कंप्रेसिबिलिटी, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉडी, है ना? कोई बॉडी कंप्रेसिबल है या नहीं है, ये आपको किससे पता चलता है? कंप्रेसिबिलिटी से। किससे पता चलता है? कंप्रेसिबिलिटी से। सॉलिड के लिए कंप्रेसिबिलिटी एकदम बहुत 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 नहीं, कम होती है, बिल्कुल नहीं होती कंप्रेसिबिलिटी। गैसेस के लिए कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। हाँ कि ना? हाँ सर। पक्की बात है? पक्की बात है सर। तो आप देखो कि जब आपकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम होगी तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा होगा, है ना? मतलब अगर मैं आपसे पूछूं स्टील की कंप्रेसिबिलिटी बताओ तो आप बोलोगे स्टील की कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम है। अब आप दूसरे ऑब्जेक्ट की देखोगे तो उसकी, जैसे गैस की ले लोगे तो गैस की कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज्यादा होगी, उसका बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कम होगा। आई बात समझ में? ठीक है सर, ठीक है सर, ओके। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट पे। आपने दो देख लिए भाई, एक देख लिया आपने यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई, और एक आपने देखिए बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के, दोनों की यूनिट है सेम। चलो थर्ड हम देखते हैं शियर मॉडुलस यानी कि जी। इसको आप रिप्रेजेंट करते हो जी से। ठीक है, इसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हो? जी से। इट इज डिफाइंड एज शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। इसको मैं बोलता हूं फाई। क्या बोलता हूं इसको मैं? फाई। फाई इज इक्वल टू शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन यानी कि टाउ अपॉन सॉरी इसको मैं बोलता हूं जी और इसको मैं बोलता हूं फाई। ठीक है, तो जी इज नथिंग बट टाउ अपॉन फाई। अब यहां पर एक चीज आपके सामने आएगी आंखों के सामने
तीन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, एक यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जिसको आप शेयर मॉडुलस भी बोलते हो। जब आप हुक्स लॉ पढ़ोगे ना, जब आप हुक्स लॉ पढ़ोगे, ध्यान से देखना, जब आप हुक्स लॉ पढ़ोगे तो आपके सामने ये रिलेशंस आएंगे। देखो स्ट्रेस इज इक्वल्स टू ई इंटू एप्सिलन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है, और P इज इक्वल्स टू K इंटू डेल वी अपॉन वी, माइनस के साथ, माइनस डेल वी अपॉन वी, ठीक है, पक्की बात है। या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, एप्सिलन वी भी तो लिख सकता हूँ, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, है ना। ये हमारा कांस्टेंट हो गया, ये हमारा कांस्टेंट हो गया, और तीसरा क्या बचा, तीसरा हमारा बचा टाउ इज इक्वल्स टू फाई इंटू जी, हाँ कि ना, ठीक है ना। अब ये मत सोचना कि यहाँ माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन नेगेटिव आने वाली थी, इसलिए यहाँ पर पहले से माइनस लगा दिया गया है, ठीक है, पक्का, हाँ सर। ये सब आप कहाँ पढ़ोगे, ये सब आप पढ़ोगे जब आप हुक्स लॉ देखोगे। क्या देखोगे, जब आप हुक्स लॉ देखोगे, है ना। अभी आपने पढ़ा नहीं है हुक्स लॉ, इसलिए मैं पहले से नहीं बताना चाहता। ये सारी चीजें आप समझ जाओ कि हुक्स लॉ से आने वाली है, ठीक है, हाँ सर। चलिए, तो हमने देखो बेसिक नॉलेज तो गेन कर ली है कि क्या होता है, कौन सा क्या होता है शेयर स्ट्रेस, क्या होता है स्ट्रेस, क्या होता है स्ट्रेन, कितने टाइप के शेयर स्ट्रेसेस होते हैं, सॉरी कितने टाइप के स्ट्रेसेस होते हैं, कितने टाइप के स्ट्रेन होते हैं, कैसे देखना है, कैसे निकालना है, कितने टाइप के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम बात कर चुके हैं। मैं आपको जब स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ाऊंगा ना, जब माइल्ड स्टील का यूटीएम पर हम टेस्ट करेंगे। व्हाट इज यूटीएम सर? यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको एक मशीन दिखाई थी, उसमें क्या बना हुआ था, एक मशीन बनी थी, उसके बीच में हम एक स्पेसिमेन फंसाते हैं स्टील का, और वो खींचता है उस स्पेसिमेन को, है ना। तो स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का हम क्या बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं, वहाँ मैं बहुत अच्छे से आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सॉलिड पोजेसेस ऑल द थ्री मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है ना। सॉलिड के पास तीनों टाइप के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होते हैं। दूसरा पॉइंट ये पी ला 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 पतला पतला पेन क्यों हो गया है, मुझे चाहिए मोटा पेन। हाँ, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, लिक्विड्स एंड गैसेस पोजेसेस ओनली बल्क मॉडुलस। जो लिक्विड होते हैं और गैसेस होते हैं उनके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, बल्क मॉडुलस होता है, ठीक है। फॉर अ परफेक्टली रिजिड बॉडी स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड विल बी जीरो। देखो पता है हमको कि कोई बॉडी परफेक्टली रिजिड अगर है तो उसमें स्ट्रेन नहीं आ सकता, उसमें डिफॉर्मेशन नहीं आ सकता, तो उसका स्ट्रेन क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। हैंस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी विल बी जीरो। विल बी नहीं, जीरो नहीं बाबा। देखो अगर हम बात करें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की, तो अगर आपका स्ट्रेन जीरो हो जाए, तो आपकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितनी हो जाएगी, एक्सट्रीम, इन्फिनिटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी, हाँ कि ना, बिल्कुल। अरे बाबा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल्स टू, ये देखो अगर स्ट्रेन जीरो हो गया तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। हाँ सर, ठीक है। थर्ड पॉइंट, शेयर अकर्स इन केस ऑफ ट्विस्टिंग, कटिंग एंड टीयरिंग। जब भी आप ट्विस्ट करोगे, किसी चीज को कट करोगे और क्या करोगे, टीयर करोगे, तो क्या आने वाला है भाई, शेयर आने वाला है ना। पक्की बात है, हाँ सर पक्की बात है, ठीक। चलो नेक्स्ट, इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल गेट अफेक्टेड बाय द फॉलोइंग। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है क्वेश्चन में, थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है कि इलास्टिसिटी मटेरियल की किन किन चीज़ों से अफेक्ट होती है। तो भाई हैमरिंग करने से, रोलिंग करने से इंक्रीज होती है। अगर आप बात करो इलास्टिसिटी की, हैमर करो उसको रोलिंग में, रोलर्स के बीच से निकाल के ले जाओ, तो उसकी क्या हो जाती है, इलास्टिसिटी इंक्रीज हो जाती है। दूसरा, एनिलिंग करो, एनिलिंग प्रोसेस होती है, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होती है। क्या होती है, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होती है। देखो मैंने नीचे लिखा हुआ है, एनिलिंग इज अ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस दैट चेंजेस द फिजिकल and sometimes also the chemical properties of material to increase ductility and reduce the hardness. डक्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, हार्डनेस को कम करने के लिए क्या करते हैं हम, एनालिंग करते हैं। इससे क्या होता है, क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं, लार्ज बड़े बड़े क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं, और इससे क्या हो जाती है, इलास्टिसिटी डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रेजेंस ऑफ इंप्योरिटीज। अगर आपका मटेरियल बहुत ज्यादा इंप्योरिटीज से मिलकर बना है तो भी उसकी इलास्टिसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, या इंक्रीज भी हो सकती है। भाई इंप्योरिटी हमेशा गंदी नहीं होती, हो सकता है कोई ऐसा मटेरियल आपने मिला दिया जिसके कारण उसकी इलास्टिसिटी बढ़ गई, बट तब भी वो क्या कहलाएगी, इंप्योरिटी कहलाएगी, क्योंकि वो मटेरियल में बाहर से आई हुई है, ठीक है। तो इंप्योरिटी क्या कर सकती है, इंक्रीज भी कर सकती है, डिक्रीज भी कर सकती है, ज्यादातर केसेस में डिक्रीज करती है, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द मिक्सिंग मटेरियल, आप कैसा मटेरियल मिक्स कर रहे हो। अगर वो अच्छा खासा इलास्टिक मटेरियल है जिसको आपने मिक्स कर दिया है, तो इलास्टिसिटी को बढ़ा देगी इंप्योरिटी। चलो नेक्स्ट,
विद इंक्रीज इन टेम्परेचर इलास्टिसिटी ऑफ मोस्ट द मटेरियल इंक्रीजेस। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो इलास्टिसिटी मोस्ट ऑफ द मटेरियल की क्या करती है, डिक्रीज कर जाती है, सॉरी क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। टेम्परेचर बढ़ाने से इलास्टिसिटी डिक्रीज कर जाती है। पक्का 100%? हाँ सर 100%। चलिए भाई, तो यहाँ पर हम इस लेक्चर को कर देते हैं भाई ख़त्म, है ना। हमने बहुत सारा क्या बोलते हैं, बहुत सारा ज्ञान इकट्ठा किया, बहुत सारा ज्ञान इकट्ठा किया और हम अपने एंड तक आ गए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम और आगे बढ़ेंगे, हुक्स लॉ को समझेंगे, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम को समझेंगे, इलास्टिक लिमिट क्या होती है, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट क्या होती है, ये सारी चीज़ें हमको नेक्स्ट लेक्चर में समझना है। तब तक आप क्या करें भाई, पढ़ते रहिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। थैंक यू वेरी मच।